नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ग्राम विकास अधिकारी की पुनर्परीक्षा को ध्यान में रखते हुए फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और ये टेस्ट पेपर नंबर 1 है। कुल मिलाकर 150 प्रश्न है, 50-50 के खंड में ये बटा हुआ है। जैसा कि परीक्षा में पैटर्न होता है, सामान्य हिंदी, सामान्य जागरूकता और इसके अतिरिक्त रीजनिंग वाले जो प्रश्न हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। सबसे पहले शुरुआत होती है हिंदी से, तो बिना देर किए इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि नरसिंह जी का मायरा, जो कि एक कृति है, रचना है, ये असल में किसके द्वारा रची गई है, उस व्यक्ति का नाम आपको, यानी उस रचनाकार का नाम आपको बताना है। नीचे विकल्प दिए हैं, आप देख पा रहे हैं, सारे मध्यकालीन नाम है। तुलसीदास जी हैं, मीराबाई हैं, रसखान है, जायसी हैं। और ये जो पहला प्रश्न है, इसका सही जवाब इसमें से कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा, मीराबाई। मीराबाई के द्वारा लिखा गया है नरसिंह जी का मायरा। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कन्नौजी बोली कहाँ पर बोली जाती है। तो अब यहाँ आप क्षेत्र के हिसाब से देखें, झांसी, जालौन, फर्रुखाबाद और बांदा दिया हुआ है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हम चुनेंगे? करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, फर्रुखाबाद। इसका क्षेत्र क्या है? फर्रुखाबाद। बोलियों को देख लीजिएगा, बोलियों का क्षेत्र बोले जाने का कौन कौन सा है। अब यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तीनों ही शब्दों से आप परिचित हैं। पूछा जा रहा है कि ये कौन सी भाषा के शब्द हैं। कम से कम अपने भारतीय, मतलब अपने नेटिव तो नहीं है, ये बाहर वालों के द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि बाहर वाले हमारे स्थानों को या हमारी नदियों के नामों को ठीक ढंग से उच्चारित नहीं कर पाते थे। तो सिंधु की जगह उन्होंने हिंदू उच्चारित किया, स को ह बोला और वहाँ से निकल आया हिंदुस्तान। तो अब इसमें आप चुनेंगे किसको? करेक्ट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा, फारसी। ठीक है, फारसी के ये मूल रूप से शब्द हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। पूर्वी हिंदी में कौन सी भाषाएं आती हैं? तो कौन सी भाषा नहीं, सिर्फ एक ही इसमें आप चुन सकते हैं। तो कौन सी चुनिएगा, बताइए। तो इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। बघेली ही इसमें एकमात्र ऐसी है जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 5 को देखें। इसमें पूछा गया है कि अड़ जो है ये किस वर्ग का व्यंजन है, कौन से वर्ग में ये आता है। तो आप क से लेकर ज्ञ तक जो व्यंजन है और स्वर है उन्हें जानते हैं। मतलब क से ज्ञ तक तो व्यंजन ही है, उसके अलावा अ से लेकर जो आगे आप देखते हैं स्वरों का क्रम। तो इसमें अड़ा को देखिए कौन से वर्ग में शामिल होता है। क वर्ग में शामिल होता है, च वर्ग में शामिल होता है, ट में कि त में? सही जवाब इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ये ट वर्ग का है। ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो ट में ही आएगा ना, ट के ही क्रम में आगे अड़ा का प्रयोग होता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यह है 6वां। पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन इसमें से कौन से हैं। यहाँ समूह दिया हुआ है, देखें और बताएं। इसमें आपका तालव्य श है, मूर्धन्य श है, सामान्य श है, इसके अलावा ह है, इसी प्रकार से य र लव है, क्षत्र ज्ञ श्र है और य श्र, मूर्धन्य श और ल है। अब इसमें से आपको ग्रुप चुनना होगा इसका, और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी वाला। ठीक, 6वें का बी वाला ऑप्शन, य र ल व, ये जो है ये अंतस्थ है। ये व्यंजन कैसे हैं? अंतस्थ हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। अनुनासिक इसमें से किसको हम कहेंगे, बताइए। ड़ को कहेंगे, श को कहेंगे, मतलब मूर्धन्य श को, ढ को कहेंगे या फिर इया को कहेंगे। यहाँ पे ये अंज्ञा है, इया नहीं है। ठीक, अब बताइए अनुनासिक किसको कहेंगे। तो 7th जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, अंज्ञा को कहेंगे। ठीक है, ये अनुनासिक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं, बताइए। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। इसमें से आपको देखना होगा। तो मूल रूप से 2 ही भेद होते हैं, बाकी उसके जितने प्रकार आप बांट लीजिए वो आगे की बात है, लेकिन मूल रूप से 2 प्रकार। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। करण कारक की विभक्ति में किसे शामिल किया जाता है, बताइए। करण कारक जो है इसके विभक्ति के तौर पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसको पहचानेंगे? विभक्ति चिन्ह के आधार पे आप कारक पहचानते हैं। तो से इसमें होता है, से और द्वारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर का, की जैसी जो विभक्तियां हैं वो प्रयोग की जाती हैं, या को का इस्तेमाल किया जाता है। करण कारक है, ध्यान से देखिएगा।
और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से या फिर द्वारा। ठीक है, करण कारक का ये विभक्ति चिन्ह है, से भी हो सकता है और के द्वारा भी हो सकता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पहचानने में मदद करती हैं। इसके बाद देखें 10वें प्रश्न को। इसमें कहा जा रहा है कि विभु इधर आओ। विभु नाम का कोई लड़का है, उसको बुलाया जा रहा है कि इधर आओ। अब इसमें आपको ये बताना होगा कि कौन सा कारक है इसके अंदर। ये जो वाक्य छोटा सा इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर कौन सा कारक है, पहचानिए। तो ये अधिकरण है, संबोधन है, संबंध है कि संप्रदान है। पहचानना बहुत आसान है वाक्य के आधार पे, और जो विराम चिन्ह है उनके आधार पे भी आप बहुत आराम से पकड़ सकते हैं। ये संबोधन कारक है, संबोधित किया जा रहा है, विभु को संबोधित किया जा रहा है कि विभु इधर आओ। ठीक, तो संबोधन कारक है। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। यहाँ देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष का उदाहरण इसमें से कौन सा है। पुरुषवाचक सर्वनाम अगर आप देखते हैं तो उसमें मध्यम पुरुष का उदाहरण इसमें से कौन सा है, देखें और बताएं। तो तुम हो जाएगा। ठीक है, मध्यम पुरुष का उदाहरण इसमें से क्या होगा, तुम ही होगा, और क्या हो सकता है। इसके बाद देखें 12वें प्रश्न को। 7 अमरूद, अमरूदों को आप गिन सकते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है 7 अमरूद। ये संख्यावाचक विशेषण तो है ही है। ठीक है, विशेषण के तौर पे अगर देखा जाए तो अमरूद की विशेषता ये 7 अंक बता रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन आपको ये बताना होगा कि संख्यावाचक विशेषण का कौन सा रूप इसमें विद्यमान है। ये क्रम बोधक है, आवृत्ति बोधक है, गणना बोधक है, या प्रत्येक बोधक है। 12वें प्रश्न को आप देख रहे हैं तो गणना बोधक है। स्पष्ट तौर पे यहाँ गिनती ही तो हो रही है, गिनती करके बता दिया गया कि 7 अमरूद हैं, तो गणना का काम हो रहा है। तो ये गणना बोधक संख्यावाचक विशेषण का अच्छा उदाहरण। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि चौथी लड़की, ये एक शब्द मतलब शब्द खंड है, वाक्य का टुकड़ा आप कह सकते हैं। और इसमें कहा गया कि चौथी लड़की, जो ये एक छोटा सा टुकड़ा दिया है, इसमें संख्यावाचक विशेषण का कौन सा रूप विद्यमान है। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जैसे पीछे पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर उत्तर भिन्न होगा क्योंकि देने का तरीका अलग है। तो चौथी लड़की यहाँ पे एक क्रम के हिसाब से चल रहा है, चौथा क्रम, पांचवा क्रम, ऐसे आप देखते हैं। तो अब इसमें आपको पहचानना होगा कि संख्यावाचक विशेषण का कौन सा रूप विद्यमान है। ये गणना बोधक है, आवृत्ति बोधक है, क्रम बोधक है, या इसमें से कोई नहीं है। तो गणना बोधक तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ गिनतियाँ नहीं हो रही है, नहीं तो कहा जाता कि 4 लड़कियाँ, जैसे पीछे 7 अमरूद बताया गया। यहाँ पर गिना जा रहा है क्रम, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा, क्रम बोधक। पहचानना आसान होता है, थोड़ा सा गहराई से अगर आप प्रश्न को पढ़ते हैं उत्तर आसानी से आपको मिल जाता है। इसके बाद देखें 14वें प्रश्न को। श्रवण कुमार के समान मातृ पितृभक्त में कौन सा विशेषण होगा। मतलब आपका वाक्य जो है वो कुछ इस प्रकार से है, श्रवण कुमार के समान मातृ पितृभक्त। अब इसमें आपको विशेषण चुनना है, कौन सा होगा, तुलनात्मक होगा, विधेय होगा, आदर्श होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा। अब इसमें अगर कायदे से देखा जाए तो विशेषण का कोई भी प्रकार नहीं है, विशेषण की तरह से इसमें कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई है। लेकिन यहाँ अगर भावना देखें इस वाक्य की, तो भावना में ये तुलना की गई है। लेकिन तुलना भी कैसी है, यहाँ पर श्रवण कुमार को एकदम श्रेष्ठ बताया गया है कि इनके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो जिस चीज़ के समान कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती है उसको हम क्या मानते हैं, आदर्श मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन्हें आदर्श माना गया है और इसलिए आदर्श विशेषण ये होगा। मान लीजिए बाई चांस आदर्श विशेषण नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में आप तुलनात्मक को चुन सकते हैं, लेकिन तुलनात्मक यहाँ पे है नहीं, असल में श्रेष्ठता सिद्ध कर दी गई है, तो इसलिए ये आदर्श विशेषण है और हम इसमें से सी वाले को सही मानते हैं। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं। कोई मूल शब्द है, मुख्य है वो, और उस शब्द से कोई क्रिया बन रही है, तो ऐसी चीज़ को क्या कहेंगे, बताइए। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, ये धातु कहलाता है। ऐसी ही चीज़ को हम धातु कहते हैं। जैसे धातु से औजार बनते हैं, वैसे ही यहाँ जो शब्द के अंतर्गत आने वाली धातु है, इससे क्रियाओं का निर्माण होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 को देखें। यहाँ पे देना, कहते हैं ना कि मुझे उसे कुछ देना है, तो देना की प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, प्रेरणा आप करें इसमें, मतलब प्रेरणा वाला भाव पैदा करें, तो क्या हो जाएगा, दिलवाना। ठीक है, दिलवाना स्पष्ट है, प्रेरणार्थक में इसी प्रकार से होता है, पढ़वाना, लिखवाना, खिलाना, दिलवाना, तो ये सी वाला ऑप्शन है। इसके बाद देखें प्रश्न संख्या 17 को। कहा गया है कि अनुभा नाम की एक लड़की है जो कि पुस्तक पढ़ती है। अब यहाँ पे कौन से वाच्य की बात हो रही है, वाच्य से संबंधित जो चीज़ें हैं उन्हें भी देख लीजिएगा। हालांकि इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन इक्का दुक्का आएंगे तो आपका नंबर कटना नहीं चाहिए। तो ये कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है, या इसमें से कोई नहीं, ये कर्तृवाच्य है। ठीक, पुस्तक पढ़ने का यहाँ से जो भाव है वो प्रकट हो रहा है, कर्तृवाच्य ये दिखाई दे रहा है।
इसके बाद 18वें प्रश्न को ध्यान से देखें। इसमें एक वाक्य दिया है कि आप कमाएं तो हम खाएं। अच्छी बात है। तो ये कौन सा भविष्यकाल होगा बताइए। भविष्यकाल तो यही है कि भविष्य में भाई वो कमाएगा तो आप खाइएगा, है ना। तो कौन सा भविष्य है ये आपको पहचानना होगा। ये सामान्य भविष्य है, संभाव्य भविष्य है, हेतु हेतुमत भविष्य है, ये भी एक होता है, या इसमें से कोई नहीं है। तो 18वां जो आप देख रहे हैं इसमें हेतु हेतुमत हो जाएगा, मतलब सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक वाक्य का टुकड़ा जो है वो दूसरे पर आश्रित है। अगर आप कमाएंगे तो ही हम खाएंगे, इसका यही मतलब निकल रहा है। कमाएगा ही नहीं तो वो खाएगा कहाँ से, है ना। तो इसमें एक दूसरे से जो हेतु है यानी स्वार्थ है वो जुड़ा हुआ है, और ये बात भविष्य की है तो भविष्य होगा ही। तो सी वाला ऑप्शन इसमें परफेक्ट। प्रश्न संख्या 19 को देखिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संभाव्य भविष्य की बात की जा रही है, यानी संभावना जताई जा रही है, भविष्य में ऐसा होगा इसकी संभावना जताई जा रही है। तो वाक्य को ध्यान से देखें। एक ही वाक्य को अलग अलग ढंग से लिखा गया है। देखा गया होगा, ठीक है, देखा जाता होगा, देखा जाऊंगा, देखी जाती होगी, ऐसे करके दिया हुआ है। अब बताइए इसमें से हमें कौन सा चुनना चाहिए। तो सही जवाब इसका क्या होगा, देखा जाऊंगा, ठीक है। ये संभावना है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्लियर चीज़ है कि देख ही लिया जाएगा, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 को देखें। अर्थ के लिहाज से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं बताइए। अर्थ के दृष्टिकोण से क्रिया विशेषण होता क्या है। तो ऐसा विशेषण जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ना बता के किसी क्रिया की विशेषता बता रहा हो, उसी को कहते हैं क्रिया विशेषण। तो बताइए इसमें कितने प्रकार इसके हो सकते हैं। सही जवाब डी हो जाएगा। 5 प्रकार हो सकते हैं, मतलब अगर अर्थ के दृष्टिकोण से देखें तो 5 वैरायटी का ये हो सकता है। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्ययों के भेद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होगा। अव्यय को आप देख रहे हैं, कालवाचक शामिल नहीं होगा, सादृश्यवाचक नहीं शामिल होगा, विनिमयवाचक नहीं शामिल होगा, या इसमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 21 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। जो शामिल न किया जाए वो आपको बताना है। ये तो सभी शामिल हो रहे हैं, है ना, ये सारे नाम इसमें शामिल होते हैं। तो हम कहेंगे कि इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि शामिल न किया जा सके। इसके बाद 22वें को आप देखें। यहाँ पर कहा गया कि उपरोक्त शब्द का तत्सम बताइए। उपरोक्त जो है ये अर्ध तत्सम आप कह सकते हैं या तद्भव, ठीक। अब इसमें बताइए कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा। कभी कभी वर्तनी शोधन में भी ये दे देता है, उपरोक्त लिख कर देगा, मतलब शब्द दे देगा, आपसे कहेगा कि इसकी वर्तनी ठीक करिए। तो बताइए इसमें शुद्ध वर्तनी या शुद्ध जो इसका तत्सम रूप है वो क्या होना चाहिए। और इसका जो सही जवाब है वो उपर्युक्त हो जाएगा। असल में मूल शब्द होता है उपर्युक्त, हम लोग ऐसे रफ तौर पे कह देते हैं उपरोक्त। 23वें प्रश्न में आपसे कहा गया कि एडी का तत्सम शब्द क्या होगा बताइए। अंडी होगा, एडी होगा, अंडी होगा या अडंडी होगा, मतलब अलग अलग ढंग से शब्दों को दिया हुआ है। बताएं इसमें से तत्सम क्या होगा इसका। एडी जो है वो तद्भव है, और 23वां जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा अंडी। अंडी कहा जाता है, ठीक है। अंडी जो है ये तत्सम शब्द है। प्रश्न संख्या 24 को देखिए। यहाँ पे स्थानापन्न, स्थानापन्न जो है एक तत्सम शब्द है, स्पष्ट तौर पे देख के मालूम हो रहा है ऐसे शब्द तत्सम ही होते हैं। अब इसका आपको तद्भव चुनना है। तद्भव बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो ये एवं होगा, एवज होगा, एवज होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा। विकल्प बहुत आसान है, बहुत आराम से आप पकड़ सकते हैं, थोड़ा सा बस बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। और इसका जो सही जवाब है वो एवज हो जाएगा। कहते हैं ना, इसकी एवज में मुझसे ये काम करवाया गया, यानी इसके स्थान पर मुझसे ये काम करवाया गया। पहले मुझे ये काम करना था, उससे हटा के ये काम। तो इस तरीके से एवज इसके लिए सही शब्द होगा। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। गोस्वामी, गोस्वामी तुलसीदास आप पढ़ते हैं ना, तो गोस्वामी जो है ये एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव आपको बताना है। बताएं इसमें से विकल्प में से कौन सा होना चाहिए। गोस्वामी, गुसाई होगा, लेकिन गुसाई लिखेंगे कैसे, यहाँ कई तरीके से लिखा गया है। तो 25वां जो है इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला, गुसाई ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। यही सही तरीका है। कहीं कहीं गोसाई लिखा रहता है लेकिन गुसाई लिखा जाता है, तरीका यही होता है। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। यहाँ देखिए, 3 दिव्य पदार्थ, ठीक है। 3 दिव्य पदार्थ वाक्यांश के लिए एक शब्द में कुछ इस प्रकार से भी दे देता है। तो 3 दिव्य पदार्थों में क्या शामिल किया जाता है बताइए। 3 कौन कौन से होते हैं एग्जैक्टली आपको बताना है। तो ब्रह्म, जीव और प्रकृति होता है, या फिर प्रकृति कर्म और जीव होता है, या ब्रह्म कर्म प्रकृति, ऐसे करके यहाँ ट्रिपलेट दिए हुए हैं, यानी पेयर दिए हुए हैं। तो अब बताइए इसमें से 26 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखिए ब्रह्म, जीव और प्रकृति यही 3 हैं जो कि दिव्य पदार्थ है, इनके अलावा कुछ और है ही नहीं। जो कुछ बना है इन्हीं से बना है।
प्रश्न संख्या 27 में पूछ लिया गया कि आकाशगंगा का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा। तो स्वर्ग नदी होगा, सूर्य नदी होगा, मंदाकिनी होगा या फिर सभी होंगे। तो बात तो सभी ठीक दिखाई देती है ना। इसमें विकल्प आप ध्यान से देखें। तो इसीलिए हम डी को चुन लेते हैं, क्योंकि सब जितने भी हैं वो सभी सही दिखाई दे रहे हैं, तो हमें सभी को चुनना चाहिए ऐसा विकल्प। लेकिन हाँ, इसमें सभी को आपको मालूम होना चाहिए कि ये सारे शब्द जो हैं ये आकाशगंगा के पर्यायवाची होते हैं, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि वहाँ डी वाला विकल्प मौजूद ही हो। प्रश्न संख्या 28 को देखें। यहाँ पर कहा गया उच्चावच, जो कि एक भौगोलिक शब्द है। अब उच्चावच का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या होगा। कहते हैं ना कि उच्चावच के आधार पे पानी का जो ढाल है या पानी के बहाव को हम निर्धारित करते हैं, नदियाँ किस ओर प्रवाहित होंगी। तो इसे शीर्षस्थ कहा जाता है, तुंग कहा जाता है, ऊबड़ कहा जाता है या उत्तुंग कहा जाता है। मतलब पर्यायवाची आपको ढूंढना है, समान अर्थ वाला शब्द। और 28 जो आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका ऊबड़ होगा। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ हम लोग बोलते हैं ना, तो वो ऊंचा नीचा से तात्पर्य होता है। यहाँ पर बात हो रही है उच्चावच की, तो इसके लिए सबसे उत्तम शब्द जो है वो ऊबड़ हो जाएगा। इसके बाद देखें 29वें को। मानसिक दुर्बलता के कारण कुछ का कुछ समझ लेना। मतलब दिमाग जो है वो आपका कमज़ोर है, आपकी स्मृति, आपकी समझने की क्षमता कमज़ोर है। तो कहा कुछ और जा रहा है, आप समझ कुछ और रहे हैं। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है त्रुटि, प्रमाद, धोखा या विभ्रम। इसमें से कौन सा शब्द ज़्यादा उपयुक्त होगा। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही जवाब इसका विभ्रम हो जाएगा या भ्रम हो जाएगा। ठीक, प्रमाद नहीं होगा। प्रमाद की स्थिति जो है वो भिन्न होती है। वहाँ पर आपको समझ में तो आता है, लेकिन आप उस हिसाब से करते नहीं हैं। मतलब आपके सामने चीज़ें घट रही होती हैं, आपको खूब अच्छे से पता होता है कि आपके हित में क्या है, लेकिन अपने हित वाला काम आप नहीं करके उस काम को करते हैं जिसे तत्कालिक तौर पे करने में आपको मज़ा आता है और दूरगामी परिणाम उसका घातक होता है। तो उसको कहा जाता है प्रमाद। लेकिन यहाँ पर विभ्रम की स्थिति होती है, मानसिक दुर्बलता की वजह से आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखें 30वें प्रश्न को। इसमें कहा गया कि किसी वस्तु की उचित कीमत आंकना क्या कहलाता है। किसी वस्तु का आप सही मूल्य निर्धारित कर रहे हैं, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे। मूल्यांकन कहेंगे, अंतःकरण कहेंगे, मूल्य कहेंगे। विकल्प निहायत ही सरल हैं, आपको चुनना आसान हो जाएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। मूल्यांकन कहते हैं ना, इस चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। उद्यत और उद्धत ये दो शब्द हैं। आपको ये बताना है कि सही अर्थ इसमें से इनका कौन सा होगा। दोनों शब्दों का मिलते जुलते यहाँ पे उच्चारण भले ही है, लेकिन अर्थ भिन्न है। तो तत्पर और उदंड हो जाएगा, उद्धत और तत्पर हो जाएगा, तत्परता और उदंडता हो जाएगा, या इसमें से कोई नहीं होगा। 31 को आप देख रहे हैं और सही जवाब इसका ए हो जाएगा, तत्पर और उदंड। ठीक है, मतलब उद्यत के लिए सही जो अर्थ इसका होता है वो होता है तत्पर। कहते हैं इस काम को करने के लिए उद्यत है। और उद्धत का हो जाएगा उदंड। इसके बाद देखें 32वें प्रश्न को। इसमें कहा गया कि ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय एक शब्द है, इसका आपको विलोम बताना है, उल्टा। ज्योतिर्मय का मतलब क्या होता है। प्रकाशयुक्त, प्रकाशमान। तो इसका उल्टा आप देख लीजिए, इसमें से कौन सा होना चाहिए। तमसोमय होना चाहिए, अस्तोमय होना चाहिए, तमोमय होना चाहिए, सदमय होना चाहिए। और 32वां जो आप देख रहे हैं, इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा सी वाला। ठीक है, तमोमय। तम का मतलब होता है अंधकार और मय मतलब डूबा हुआ। इसके बाद 33वें प्रश्न को देखते हैं। जागरण का विलोम शब्द आपको चुनना है। इसमें से आराम से आप चुन सकते हैं कौन सा होना चाहिए। यहाँ पे सुषुप्ति नहीं दिया हुआ है, अधिकतर लोग किताबों के हिसाब से चलते हैं, तो सुषुप्ति तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है, तो आपको इसमें से चुनना होगा। प्रकाश है, स्थूलंगी है, तंद्रा है और तुंद्रा है। तो तंद्रा हो जाएगा। तंद्रा का मतलब भी वही होता है, नींद की अवस्था, जो निष्क्रियता की स्थिति होती है उसको तंद्रा कहा जाता है। जागरण मतलब जागृति की स्थिति। इसके बाद देखें धीरोद्धत लिखा हुआ है, इसका विलोम आपको बताना है। धीरोद्धत है ये असल में। यहाँ पे ये आधा ध जो आप देख रहे हैं ये मतलब थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, वर्तनी का दोष है, कुछ इस प्रकार से धीरोद्धत। अब ये शब्द है, इसका उल्टा आपको बताना है। तो पहले तो इसी का अर्थ मालूम होना चाहिए। धीरोद्धत का मतलब क्या होता है। उद्दंड और वीर पुरुष, मतलब ऐसा बहादुर इंसान जिसके पास ताकत और गुण तो है, लेकिन वो उसका अहंकार करता है, मतलब अपने उन्माद में चूर रहता है। तो इसका उल्टा बताइए, इसमें से कौन सा होगा। 34 सही जवाब इसका सी हो जाएगा, धीरोदात। धीरोदात का मतलब क्या होता है। ऐसा उदार पुरुष जिसके पास सामर्थ्य है लेकिन वो विनम्र है। प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। जिसकी गिनती पहले की जाए, ऐसे वाक्य के लिए आपको यहाँ पे एक शब्द चुनना होगा। ये वाक्यांश है असल में। तो बताइए इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द हेतु क्या शब्द होना चाहिए। जिसकी गिनती पहले की जाए। अग्रगण्य,
और अग्रगण्य को लिखेंगे कैसे, ये आप पहचान लीजिए इसमें से कौन सा होगा। तो 35 जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अग्रगण्य। अग्र मतलब आगे, गण्य मतलब गिना जाए। इसके बाद 36वें प्रश्न को देखें कुछ यहाँ पे, और इसमें कहा गया कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो ऐसी स्त्री के लिए शब्द आप चुने, मतलब इस वाक्य के लिए शब्द आप चुने। बताइए इसमें से क्या होगा। अधीरा होगा, अवीरा होगा, अवीर होगा, आवारी होगा, इसमें से कौन सा होगा बताइए। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ वो हास्यास्पद होते हैं, आप सुनकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं, बाकी जो है उनका आप निर्णय ले सकते हैं। ऐसे ही परीक्षा में भी होता है। तो इसमें से 36 जो आप देखें, 4 विकल्प कौन सा होगा इसका, और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसे अवीरा कहा जाता है। अवीरा मतलब ऐसी महिला जिसके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, एकदम से मतलब सब कुछ समाप्त हो चुका है, वो अकेली हो गई, और जिसके पुत्र पति और पूरा भरा पूरा परिवार उसके साथ मौजूद है, तो उसको पुरंधरी कहा जाता है। ठीक है, इसका उल्टा। इसके बाद देखें 37 को, यहाँ पर कहा गया है कि जिसका मन दूसरी ओर लगा हो, कोई काम वो कर रहा है लेकिन मन कहीं और लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा। अनमना कहा जाएगा, अन्य मनस्का कहा जाएगा, अन्य मस्का कहा जाएगा। कई सारे शब्द हैं इसमें। देखिए सही शब्द होता है अन्य मनस्क। अब इसमें चुनेंगे आप किसको, तो करेक्ट आंसर सबसे अच्छा इसका डी वाला है, लेकिन इसमें आ की मात्रा नहीं रहेगी, अन्य मनस्क होगा ना कि मनस्का, और उसी का तद्भव रूप है अनमना। ये तत्सम है और ये तद्भव है, तो आप तत्सम को चुनिएगा ऐसी स्थिति में। अब देखिए 38वें प्रश्न को, इसमें कहा गया कि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए वाक्यांश हेतु एक शब्द आप बताइए कौन सा होगा। तो ये त्वरित उत्पन्न होगा, अद्य प्रसूत होगा। अद्य प्रसूत मतलब अलग अलग ढंग से उसी को लिखा हुआ है। तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसके लिए सद्य प्रसूत या नवजात ऐसे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ जो है ये अद्य है, तो अद्य का मतलब भी वही होता है। अब इसमें आप चुने और बताएं। तो 38 जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए अद्य प्रसूत कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद 39 को देखें, अक्षर शब्द का निम्नलिखित में से अनेकार्थी क्या होगा। पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। क्षर मतलब होता है क्षरण युक्त, जिसका कि क्षरण हो, जिसका कि विनाश संभव हो, और उसके आगे अ उपसर्ग इस्तेमाल कर लिया, यानी जो नष्ट न किया गया हो या जिसका टुकड़ा न हुआ हो, वो पूर्ण रूप में अपने मौजूद हो, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं अक्षर। अब इसमें आप देखें इसके लिए अनेकार्थी शब्द क्या होना चाहिए। तो 39 जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नाश रहित, जिसका कि नाश नहीं हुआ हो या नाश नहीं हो सकता हो, उसको हम कहेंगे अक्षर। प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। यहाँ देखिए, कर शब्द का अनेकार्थी शब्द इसमें से कौन सा नहीं होगा। कर जो शब्द है, कर, ठीक है, ये बहुत सारे अर्थ रखता है। इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि एक कर होता है आपका टैक्स, जिसे आप चुकाते हैं, सरकार को चुकाते हैं या जहाँ भी आप चुकाना चाहें। उसके अलावा कर हाथों को भी कहा जाता है। कर जो है ये सूर्य की किरणों को भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे इसके मतलब होते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा अर्थ इसका नहीं होगा। और 40 जो है इसका राइट आंसर 40 में का डी हो जाएगा। श्रेणी को कर नहीं कहा जाता है। हाथी की जो सूंड होती है वो उसके लिए हाथ का काम करती है, तो उसको भी कर कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे किरण, हाथ और सूंड, जैसे आप गिलास में पानी भर के हाथ से उठाते हैं और उसके बाद मुंह तक ले जाते हैं, वैसे ही वो सूंड में पानी खींच के और उसके बाद उसको अपने मुंह में घुसा के पानी को पीता है। तो ये उसके लिए हाथ का काम करता है, इसलिए उसके सूंड को भी कर कहा जाता है और हाथी को करी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही इसके अलग अलग अर्थ हैं, इन्हें आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 41वें को देखते हैं। यहाँ देखिए, रोहित शर्मा ने अभूतपूर्व कीर्तिमान बनाया। रोहित शर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अब आप बताइए कि इसमें उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की पहचान आपको करनी है। हर वाक्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर वाक्य का कोई उद्देश्य नहीं है तो फिर वो वाक्य ही नहीं है। वाक्य का अपना एक पूर्ण अर्थ और उद्देश्य होना आवश्यक है। तो कीर्तिमान बनाना इसमें उद्देश्य है। रोहित शर्मा ने, ये वाला टुकड़ा उद्देश्य है। उद्देश्य और विधेय आप पढ़ते हैं ना। इसके बाद अभूतपूर्व कीर्तिमान बनाया। अब इसमें से आप उस टुकड़े को चुनिए जो सही हो, और 41 जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, रोहित शर्मा ये क्या है, उद्देश्य है, बाकी जो है वो इनके विधेय या कर्म के तौर पे दिखाई देता है। अब इसके बाद 42वें प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया कि काले धब्बों वाला कुत्ता मेरा है। अभी आपसे ये रिकॉर्ड करते समय बातचीत हो रही है और वाकई में मेरे पास एक काले धब्बे वाला कुत्ता है, तो मुझे एकदम से याद आया। तो इसमें आप वाक्य को देखें कि काले धब्बों वाला कुत्ता मेरा है। तो काले धब्बों का मतलब यहाँ पे क्या है, ये क्या चीज़ है। हिंदी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये संज्ञा उपवाक्य होगा या फिर विशेषण उपवाक्य होगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। क्रिया विशेषण क्या होता है अभी कुछ देर पहले बताया। और इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प आपके पास हमेशा ही खुला हुआ है। देखें और बताएं।
42वां जो आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या होगा? विशेषण उपवाक्य। ये विशेषण उपवाक्य है क्योंकि ये पूरी तरह से विशेषण पर आश्रित है। काले धब्बों वाला, यहाँ कुत्ते की विशेषता क्या है कि उसके ऊपर काले धब्बे हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण का यहाँ प्रयोग हुआ है, तो ये विशेषण उपवाक्य है। इसके बाद देखिए अब मुहावरे वाला सेगमेंट थोड़ा सा। अंगार सिर पर धरना, अंगार सिर पर धरना, ये एक मुहावरा है। आप बताइए कि इसमें से इसका मतलब क्या होगा? अर्थ पूछ लिया गया है, कभी कभी उल्टा देता है, अर्थ देकर सही मुहावरा चुनने के लिए कहता है। तो यहाँ आप देखें, खतरनाक काम करना, जानबूझकर मूर्खता करना, रोष और जलन के मारे दूसरे पर कुढ़ना, या कठिन दुख झेलना, अंगार सिर पर धरना। कल्पना कीजिए कि आपके सिर पर अंगारे ढेर सारे रख दिए गए हों, आपको कैसा महसूस होगा, और उसी आधार पर अर्थ निकालिएगा। तो 43 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, कठिन दुख सहना। आपको बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी अंगारे सिर पर रखने पर, तो इसीलिए डी वाले ऑप्शन को, एकदम जो व्यवहारिक अर्थ होता है उसको चुनिएगा, हमेशा आप फायदे में रहेंगे। देखिए 44 को, अचार करना, कहते हैं ना कि उसका तो अचार कर दिया। अब अचार करने का मतलब क्या है बताइए? अनुभव न होना, अनुभव से सीखना, बहुत मारना, या इनमें से कोई नहीं। तो अचार कैसा होता है? बिल्कुल गल के मुलायम हो जाता है, या फिर उसको बिल्कुल चूरा चूरा बना के पेस्ट जैसा बना दिया जाता है। तो कुल मिलाकर अचार करने का मतलब होता है बहुत मारना, मार मार कर उसका अचार कर दिया। ठीक, तो इसमें आप देखें जो सी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट। अब ये जो 45 है इसमें कहा गया कि शुद्ध वाक्य का चयन करिएगा। तो पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए, ये पहला वाक्य है। किसने काम किया है? प्रश्नवाचक चिन्ह आगे लगा हुआ है। देखिए इसमें जो विराम चिन्ह है या योजक चिन्ह है या वाचक चिन्ह है उनका आपको ध्यान देना चाहिए। अगर वो सही जगह पे नहीं लगे हैं तो भी वाक्य गलत हो जाता है। हो सकता है तुम ही या पत्र फाड़े हो, उसके आगे खड़ी पाई। प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे। अब इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, बस आपको इतना चुनना है। और 45 जो आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका हो जाएगा बी वाला, किसने काम किया है। ठीक है, हालांकि इसे भी अगर देखा जाए तो ये पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं है। यहाँ पे किसने यह काम किया है ऐसे होना चाहिए था, ताकि एक सर्वनाम इसमें मौजूद हो जो कि वाक्य को सही आकार दे सके। हालांकि ये तुलनात्मक रूप से बाकी की तुलना में सही है। पहले वाले को अगर देखें तो पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, यहाँ ने का प्रयोग होना चाहिए था। हो सकता है तुम ही ने या पत्र फाड़े हो, यहाँ पे भी ने का इस्तेमाल। और प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। तो इस प्रकार से बाकी शुद्ध वाक्य आप देख सकते हैं, लेकिन इसका बी वाला ज़्यादा सही दिखाई देता है। इसके बाद 46 को देखते हैं जो कि यहाँ पे है, समास के कितने भेद होते हैं। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बताइए कितने होते हैं? 4 होते हैं मूल रूप से। अब इसके बाद देखिए अगले वाले को, घुमाओ में कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। तो घुमाओ जो शब्द है इसमें पीछे क्या लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। माओ इसका प्रत्यय होगा, घू होगा, आओ होगा या फिर औ होगा। तो घू तो होगा नहीं, अगर उपसर्ग पूछता तो हो जाता। लेकिन यहाँ पर अब देखें पीछे जो है वो आओ शब्द लगा हुआ है, उसी में घुमाओ, मतलब घू और आओ को मिला दिया तो बन गया घुमाओ। और 47 जो है इसका करेक्ट आंसर इसीलिए सी हो जाएगा, इसमें आओ प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ आप संधि वाला प्रश्न भी देख पा रहे हैं। 48वें को ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है कि वागदान का सही संधि विच्छेद चुनिए। बताइए इसमें से इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं यानी इसे तोड़ते हैं तो सही शब्द क्या निकल कर आएंगे? तो वागदान है तो इसका क्या हो जाएगा? वाकदान हो जाएगा या वागदान हो जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? अब ध्यान से अगर देखा जाए तो 48 जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वाकदान, वाणी का दान। 49 द्रुतगामी पत्र निम्नलिखित में से जिसका किसका ही एक स्वरूप होता है, परंतु यहाँ ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं कहनी होती है, वहाँ यह पत्र भेजा जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, द्रुतगामी पत्र का मतलब होता है टेलीग्राम यानी तार। टेलीग्राम मतलब वो आपका एप्लीकेशन नहीं, ठीक, एरोप्लेन वाला, उसकी बात नहीं हो रही है। तार पहले के ज़माने में होता था, अब तो इसका प्रचलन ही खत्म हो गया। तो उसमें कोई आवश्यक सूचना अगर तत्काल पहुँचानी होती थी तो उसका प्रयोग किया जाता था, और उसमें नपे तुले शब्द होते थे कि फलाने की मृत्यु शीघ्र आओ, ऐसे लिखा जाता था। या बहुत बीमार है कोई घर पे तो लिखा जाता था कि भाई बहुत बीमार, घर पहुँचो। ऐसे जो छोटे छोटे वाक्य खंड है उनका प्रयोग करके तार को, और वो जल्दी से पहुँचता था। तो यहाँ आप देखें कि कौन सा एक उसी का स्वरूप होता है, लेकिन ये ज़्यादा आवश्यक बात के लिए नहीं होता है। तो 49 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा शासकीय पत्र। शासकीय पत्र में भी इसीलिए कहा जाता है कि गिनी चुनी जो शब्दावली है उसी का प्रयोग करिए, सीमित भाषा शैली में लिखिए और एकदम टू द पॉइंट, उसमें कोई भी इधर उधर की बात नहीं। लेकिन ये उतना ज़्यादा जरूरी नहीं होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले प्रश्न यानी 50वें को देखिए। इसमें कहा गया कि एक पत्र के कितने भाग होते हैं। तो पत्र अगर आपने लिखा है कभी भी तो आप अच्छी तरह जानते हैं। बताइए इसके कितने भाग हो सकते हैं।
पत्र में प्रेषक प्रेषिती मुख्य बात ये सब होती है। उसी आधार पे आपको इसका विभाजन करना होगा और सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 3 भाग होते हैं, ठीक है, 3 भाग होते हैं। और यहाँ से अब हिंदी का क्रम समाप्त होता है। यहाँ पर देखें कुछ रीजनिंग के प्रश्न आ गए हैं। कहा गया कि जिस प्रकार कानपुर का संबंध उत्तर प्रदेश से है उसी प्रकार वडोदरा का संबंध किससे है। तो कानपुर जो है वो एक जिला है और वो उत्तर प्रदेश में मौजूद है, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक है। वैसे ही अब आपको देखना पड़ेगा कि वडोदरा जो है वो किस प्रदेश का जिला है। यहाँ जनरल नॉलेज भी साथ साथ चलता रहता है। तो 51 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। गुजरात का है, सिंपल, ठीक, यहाँ आप चुन सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ संबंध वाला एक और आ गया। जिस प्रकार आँख का संबंध चश्मे से है, चश्मा जो है वो आँख ही पर लगता है और कहीं नहीं लगा सकते, तो उसी प्रकार से घड़ी का संबंध किससे है। तो घड़ी का संबंध किससे हो सकता है बताइए, हाथ से होगा या कलाई से होगा या अंगुली से होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा कलाई हो जाएगा, ठीक है, कलाई पे ही घड़ी बांधी जाती है। अब वो गंगाधर की तरह गले में टांग ली जाए वो अलग बात है, या जेब में रख ली जाए। इसके बाद 53 को देखते हैं। यहाँ देखें श्रृंखला दी हुई है। श्रृंखला वाले जो प्रश्न है इसमें कुछ मिसिंग जो नंबर होते हैं या वर्ड होते हैं वो आपको भरने होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, पहले तो 3 लिखा हुआ है, उसके बाद 9 लिखा है, फिर 27 है, फिर 81 है। ये 3 के ही गुणज हैं असल में। 3 में आप 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा, और उसमें एक और 3 का गुणा कर देंगे तो 27 आएगा, फिर एक और 3 का गुणा करेंगे तो आपका 81 आएगा। उसी प्रकार से एक और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 243, यानी 3 की घात 5 आप यहाँ तक ले आ रहे हैं। तो अगला जो हमारा इसमें नंबर यहाँ मिसिंग है वो 3 टू दी पावर 6 हो जाएगा। 3 की घात 6 यानी 3 का आपस में 6 बार गुणा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, मतलब कुल मिलाकर आप 243 में 3 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको उत्तर मालूम हो जाएगा। तो 53 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, 729। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला भी वही है, श्रृंखला। इसमें बताइए, और 54 जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी वाला, 37 आएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ ध्यान से देखें, इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। कैसे होगा, तो इसमें आप 13 देख रहे हैं, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 में आप 5 जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा, और 21 में आप यहाँ देखें 7 जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा, और 28 में आप 11 जोड़ देंगे, 2 के अंतर पे विषम संख्याएं, तो 28 में अगर 11 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 37। ऐसे करके इसको करेंगे। इसके बाद 55 को देखते हैं कुछ यहाँ पे, और माफ़ कीजिएगा ये नीचे ही रहेगा। तो 55 में देखिए, अब यहाँ पे वो डिक्शनरी वाला जो क्वेश्चन आता है, शब्दकोश के हिसाब से व्यवस्था अगर आप करते हैं तो पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। ये तो सिंपल होता है, आप डिक्शनरी से ज़रा भी परिचित हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग ढंग से लिखा हुआ है, जैसे कि अबैक है, अबेट है, अबेस है। इसके अलावा इसी तरीके से एबे जो शब्द है वो दिया हुआ है। और 55 जो है इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, एबी आएगा, उसके बाद ही जो है वो बाकी। इसका सी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। इसमें 5 दिए हुए हैं ऑप्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 ही वहाँ आपको मिलने वाला है। तो सी वाले विकल्प को हम चुनते हैं। इसके बाद देखते हैं 56 को। यहाँ फिर से वही शब्दकोश की व्यवस्था के हिसाब से पहले स्थान पे कौन आएगा। तो जाइंट है, गाल है, गेल है, जीनियस है, जेनस है, जीनियस है। इस प्रकार से शब्द दिए हैं, पहले कौन सा आएगा ध्यान से देख लीजिए। और 56 जो है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा सी वाला, जेनस जो है वो पहले आएगा, उसके बाद ही बाकी जो है वो दिखाई देंगे। इसके बाद देखते हैं अगले वाले को। माफ़ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये ई तक विकल्प दिए हुए हैं जो कि नहीं होंगे आमतौर पे आपकी परीक्षा में। तो 56 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी होगा, गेल पहले आएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप ए आया है और एक क्रम से ही चलेगा, तो पहले गेल आएगा और उसके बाद ही बाकी आएंगे। इसके बाद 57 को देखते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ फिर से पहले स्थान पे कौन सा आएगा बताइए। तो एग्जामिनेशन है, एक्सप्लिसिट है, इसके अलावा एक्सपेंडिचर है और एक्सपीरियंस है। इसमें पहले नंबर पर हम किसको रखेंगे। तो सभी जो है वो ई से स्टार्ट हो रहे हैं, दूसरा जो इसमें लेटर है वो एक्स है, लेकिन उसके बाद फिर फर्क पड़ा है, इसमें ए आया है, पी आया है। तो स्पष्ट है कि जिसमें ए आएगा वो पहले होगा, और इसीलिए 57 जो है इसका करेक्ट आंसर ए वाला ही हो जाएगा, यानी पहला वाला है ना। एग्जामिनेशन आपको पहले मिलेगा, बाकी जितने हैं वो एक क्रम से बाद में मिलेंगे। इसके बाद 58 को देखते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें कि संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार से नीचे जो समुच्चय दिया है उसमें है। तो आप ध्यान से देखें, 9, 65 और 4 का यहाँ पे एक जो जोड़ा है वो दिया हुआ है, जोड़ा नहीं है बल्कि तिकड़ी है, और उसी हिसाब से आपको समुच्चय का चयन करना है। तो ध्यान से देखकर बताइए, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा 10, 65 और 3 वाला। ठीक है, ये जो जोड़ा है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ये पहला वाला है। इसके बाद 59 को देखते हैं। यहाँ पर आकृतियाँ दी हुई हैं, पहचानिए इसमें से कौन सा अगला आपका
इसमें भरा जाना चाहिए। तो 3 अलग अलग आकृतियों को दिया हुआ है, आप ध्यान से देख रहे हैं। यहाँ 2 खड़ी पाइयाँ थी, उसके बाद इसकी दिशा बदल दी गई, पहले इनका झुकाव इस ओर था, अभी इस ओर हो गया है। फिर ये यहाँ आप देख रहे हैं नए पैटर्न को, इसमें 3 पाइयाँ हैं ऐसे खड़ी खड़ी, फिर इसके बाद इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, ये इस तरफ झुक गई हैं। तो अगला नंबर किसका आना चाहिए? ये संख्या बढ़ती जा रही है, 2 से 3 हुआ, 3 से अब 4 होगा। तो 4 वाला इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है ध्यान से देखें। एक तो ये दिख रहा है और एक मात्र यही दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 59 का इसमें ए ही हो जाएगा। विकल्प इतने आसान अगर नहीं होंगे तो उसमें करेगा क्या, एक इस तरफ झुका हुआ और एक इस तरफ झुका हुआ दे देगा साइड चेंज करके, तो उसमें से आपको चुनना होगा। तो दिशा बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, फिलहाल इसमें ए वाला सही। इसके बाद 60वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, अब ये जो आकृति बनी हुई है षटकोण बनाया है, नीचे अंदर उसके वर्ग, माफ कीजिएगा, यहाँ जो षष्ठभुज है या षटकोण है वो बनाया हुआ है, अंदर जो है वो आयताकार आकृतियाँ हैं और उनके विकर्ण ऐसे बने हुए हैं। कुछ इस प्रकार से ये ज्योमेट्रिकल शेप है। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। सीधी रेखाओं की बात हो रही है, ध्यान से देखिए। तो इस आकृति को तोड़ दीजिए, अलग अलग, मतलब एकदम बिखेर दीजिए, इसकी प्रत्येक रेखा को अलग अलग खींच लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। और 60वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 13 सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी कम से कम, तब जाकर ये जो डिज़ाइन है ये बन पाएगा। प्रश्न संख्या 61 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि दी गई श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने के लिए कौन सा वेन आरेख हमको चुनना चाहिए। तो यहाँ जो श्रेणी दी हुई है उसमें लिखा हुआ है चाचा, रिश्तेदार और धनी। बताइए इसमें से जो वेन आरेख है वो कौन सा इस पूरे शब्दों का सही रिप्रेजेंटेशन देगा। तो ध्यान से आप देखें, इसमें कई तरीके से दिया हुआ है। समुच्चय सिद्धांत अगर आपने पढ़ा होगा तो वेन डायग्राम उसमें बहुत अच्छे से बताया जाता है। और इसमें करेक्ट आंसर 61 का हो जाएगा, इसका बी वाला। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। रिश्तेदारों में ही चाचा आते हैं और ये धनी हो सकते हैं। अब ये आवश्यक नहीं है कि आपके सारे रिश्तेदार जो हैं वो धनी हो। तो वेन डायग्राम जो सही रिप्रेजेंटेशन देगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। इसके बाद 62 को देखते हैं। यहाँ फिर से वेन डायग्राम है, वेन आरेख है। आपको ये बताना है कि सर्वश्रेष्ठ संबंध इसमें से जो शब्द दिए हैं उनका कौन दर्शाएगा। तो माता पिता है, अमीर व्यक्ति है और किसान है। बताइए इसका हम संबंध कैसे दिखा सकते हैं, वेन डायग्राम से हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो 62वां आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर इसमें सी होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से ये उलझा हुआ डायग्राम बनेगा। मतलब आपके माता पिता जो है वो अमीर हो सकते हैं, किसान भी हो सकते हैं। ठीक है, माता पिता जो है वो अमीर व्यक्ति भी हो सकते हैं और किसान भी हो सकते हैं। तो कुछ इसका जो रिलेशन है वो ऐसा दिखाई देगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 63 को देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो शब्द दिए हैं उनको अर्थपूर्ण और तार्किक तरीके से व्यवस्थित करिए। तो वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, बहुत ही बुद्धि लगाकर इसे सेट किया गया है। मतलब 4 आश्रमों का वर्णन है। जाबालोपनिषद और इस तरह के जो ग्रंथ हैं उनमें 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। मतलब मानव जीवन को 100 साल में बांट के, 100 साल का मान के आदर्श तौर पे 25-25 के डिवीज़न में बांटा गया है। शुरुआती जो 25 है वो ब्रह्मचर्य है, अगला जो 25 है वो गृहस्थ है, उसके अगले 25 में वानप्रस्थ, माला जपने का टाइम, और अंतिम वाला जो है वो जंगल में जाकर देह त्यागने का समय होता है, जिसको संन्यास कहते हैं। तो क्रम इसका क्या होना चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे आपको करना पड़ेगा। और इसका जो सही जवाब है 63 का, वो इसमें हो जाएगा डी वाला, तीसरा चौथा पहला दूसरा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसके बाद प्रश्न संख्या 64 में पूछा गया भी है। देखिए तालिका वाला प्रश्न आएगा, टेबल बना के उससे आंकड़े आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। हालांकि ये इतने उलझे हुए नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी। तो इसमें देखें कारों का नाम दिया हुआ है। मतलब कहा गया है कि जो तालिका में विभिन्न प्रकार के कारों का उत्पादन है उसको हजारों में दर्शाया गया है, साथ में वर्ष दिया हुआ है। तो ए प्रकार की कार जो है इसका उत्पादन यहाँ 30,000 के तौर पे, मतलब 1000 में वर्ष में दर्शाया गया है। तो आप स्पष्ट तौर पे इस टेबल को देख पा रहे हैं। ठीक है, इस टेबल को आपने देख लिया। अब इसे वापस जूम आउट कर लेते हैं और अब विकल्प भी देखिए, प्रश्न भी देखिए साथ में। तो वर्षों की संख्या जिनमें कि बी प्रकार की कारों का, वर्षों की संख्या जिनमें कि बी प्रकार की कारों का जो उत्पादन है वो सभी वर्षों में हुए डी प्रकार की कारों के उत्पादन के औसत से कम है। ठीक है, डी प्रकार की कारों का जो प्रत्येक वर्ष में हुआ उत्पादन है उसका औसत अगर हम निकाल लेते हैं तो उससे भी कम होगा बी प्रकार की कारों का उत्पादन। तो अब इसमें आप बताइए कि ये कितना होगा, वर्षों की संख्या आपको यहाँ पे बतानी है। तो 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा कि 4 होगा, इसमें से कौन से विकल्प को हम चुनेंगे। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65।
2013 और वर्ष 2016 में ए प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की तुलना में वर्ष 2012, 14 और 15 में बी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत अधिक रहा है? कितने प्रतिशत अधिक रहा है बताना है आपको। और 65वां जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा इसका बी वाला। ठीक है, बी वाले को देखें 31.9, आप कैलकुलेट करके बहुत आराम से निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं। यहाँ देखें अब ये डाइस वाला क्वेश्चन है। इसमें मानक पासा क्या होता है, सामान्य पासा क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी आधार पे आमतौर पे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि एक ही पासे के दो भिन्न स्थितियों को आप यहाँ देख पा रहे हैं, मतलब पासे दो नहीं है, असल में एक ही है, अलग अलग ढंग से उन्हें रखा गया है। तो यदि संख्या 6 निचले फलक पे है तो ऊपरी फलक पे कौन सी संख्या होगी? मतलब नीचे जो है वो अगर 6 आता है तो ऊपर वाले फलक पे यानी उसके जस्ट अपोजिट ऊपर की तरफ कौन सी संख्या होगी बताइए। तो यहाँ अगर देखा जाए तो जोड़कर अगर आप देखते हैं तो इसका जो योग है वो 7 आता है। अब इसमें आप ध्यान से देखें तो 6 के निचले फलक पे क्या आना चाहिए? पासे को चाहे तो आप खोल के भी कर सकते हैं, नहीं तो इसमें खोलने की भी आवश्यकता नहीं है, सिंपल आप आंसर दे सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? ए वाला होना चाहिए, 2 आएगा, है ना। 6 के अपोजिट में 2 आएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 67 को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि एक वस्तु को 360 रुपये के विक्रय मूल्य पर बेचने पर, विक्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर बेचा जाता है, तो 360 रुपये में बेचा गया है और ऐसा करने पर 20% का लाभ मिलता है। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था? माने दुकानदार ने उस चीज़ को कितने भाव में खरीदा था? बेच तो रहा है वो 360 रुपये का और उस भाव पे उसको 20% का मुनाफा भी हो रहा है। तो ऐसे में उसका जो क्रय मूल्य है, खरीद मूल्य है, वो क्या था? तो 67 को आप ध्यान से देखें, इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाले प्रश्न आते हैं। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 300 रुपये में उसने खरीदा था, 360 में बेच दिया और 60 रुपये का उसे मुनाफा होता है। प्रश्न संख्या 68 को देखते हैं। यहाँ देखिए, अब कथन और निष्कर्ष दिया है। हालांकि ये कथन बेसिर पैर के होते हैं लेकिन इनकी बात हमको माननी पड़ती है। तो नीचे कुछ कथन दिए हैं, निष्कर्ष आपको निकालना है। कुछ तितली मुर्गियाँ हैं, ठीक है, तथ्य जो दिया है, कथन जो दिया है, ध्यान से देखिएगा। कुछ तितली मुर्गियाँ हैं, कुछ मुर्गी बिल्लियाँ हैं और कोई भी बिल्ली जो है वो शेर नहीं है। अब बताइए कि इसमें निष्कर्ष कौन सा ठीक बैठता है? तो कोई भी शेर मुर्गी नहीं है, कोई भी बिल्ली तितली नहीं है, कुछ मुर्गियाँ तितलियाँ हैं। बताइए कौन कौन सा कथन इसमें सही बैठता है निष्कर्ष के हिसाब से। और इसका प्रश्न को आप देख रहे हैं 68, सही जवाब इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। ठीक है, केवल जो तीसरा वाला निष्कर्ष है वही ठीक दिखाई देता है, बाकी कोई भी निष्कर्ष इसमें वाक्य और निष्कर्ष के आधार पर मैच नहीं करता है। ठीक है, कुछ मुर्गियाँ तितलियाँ हैं, कुछ तितली मुर्गियाँ हैं, तो निश्चित तौर पे कुछ तितली मुर्गियाँ हैं, इसका मतलब है कि सभी मुर्गियाँ जो हैं वो तितलियाँ नहीं हो सकती हैं, लेकिन कुछ मुर्गियाँ जो हैं वो ज़रूर तितलियाँ हो सकती हैं, ये बात ठीक है। बाकी कोई भी कथन जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखे कहा गया फिर से वही कथन कारण, तो कोई भी घास फूल नहीं है, ठीक है, और सभी फूल पेड़ हैं। तो कुछ पेड़ फूल हैं, कुछ पेड़ घास है और कोई पेड़ घास नहीं है। अब इसमें निष्कर्ष कौन सा सही है? वही हाल यहाँ भी है, ध्यान से देखिए और बताइए। नो ग्रास इज फ्लावर, ऑल फ्लावर्स आर ट्री। तो इसमें कंक्लूजन निकाला गया है कि सम ट्रीज आर फ्लावर, सम ट्रीज आर ग्रासेस, नो ट्री इज ग्रास। और परफेक्ट आंसर 69 का होना चाहिए इसमें, ध्यान से देख लीजिए पहले। इसका हो जाएगा इसमें से बी वाला। मतलब दूसरा, तीसरा और पहला ये निष्कर्ष निकल तो सकते हैं लेकिन एक साथ मान्य नहीं होंगे, असल में ये दिक्कत है। लेकिन इसमें चूंकि ये विकल्प मौजूद था तो इसलिए हम इसको चुनते हैं। अगर ये नहीं होता तो किसी एक को चुनना हमारी विवशता होती। इसके बाद अगले वाले को देखें। यहाँ पे अब ये संबंध वाला है, तो इसमें कहा गया कि एक फ़ोटो में एक स्त्री, मतलब एक महिला की फ़ोटो है असल में, तो उसकी ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि यह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे के पिता की माता है। ठीक है, मतलब एक महिला की फ़ोटो दीवार पर टंगी हुई है और एक आदमी उस ओर इशारा करके कह रहा है कि यह जो औरत फ़ोटो में दिखाई दे रही है, यह जो महिला इस फ़ोटो में दिखाई दे रही है, वह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे के पिता की माता है। तो फोटो वाली जो महिला है उसका उस आदमी से क्या संबंध है बताइए। संबंध आपको जोड़ना होगा और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए वाला। माँ का संबंध है, वो उसकी माँ है। ठीक है, आराम से आप इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। इसके बाद देखें 71वें प्रश्न को। इसमें कहा गया कि पी क्यू के पिता हैं, ठीक है, और आर के दादा हैं। आर एस का भाई है और एस की माता टी का विवाह वी से हुआ है। टी क्यू की बहन है और वी का पी से क्या संबंध है, तब ये बताइए। गांव में जो बड़े बड़े परिवार होते हैं ना, उसमें इस तरह के प्रश्न अगर आप पूछेंगे, मतलब उनकी भाषा शैली में पूछेंगे, तो वो बहुत सटीक और तुरंत जवाब आपको देंगे।
लेकिन शहरों में चूंकि परिवार का सिस्टम इतना लंबा चौड़ा नहीं होता है तो हम इतना गहरा कनेक्शन जोड़ नहीं पाते। तो इसमें 71 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, दामाद का संबंध है। वी और पी में जो रिलेशन है वो दामाद का है। आप आराम से इसे जोड़कर देख सकते हैं। 72 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिएगा जिसमें दी गई जो आकृति है वो अंतर्निहित है, और इसमें एक शर्त है कि जो चित्र दिए हुए हैं इन्हें घुमाना नहीं है, जैसे हैं वैसे ही दिखाई देने चाहिए। घुमाएंगे तब तो बहुत सारे अर्थ निकल आएंगे। जैसा है वैसा ही, इसको रोटेट नहीं करना है। तो एकदम सेम टू सेम इसी स्ट्रक्चर में आपको ये डिज़ाइन कहाँ पे दिखेगा, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। और इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका जो सही जवाब है 72 को आप ध्यान से देख लीजिए, बी वाला हो जाएगा। इसी में दिख सकता है और कहाँ दिखेगा। यहाँ असल में समस्या ये है ना कि ये नीचे जो लाइन है इसमें ऐसे ट्रायंगुलर शेप बनाया गया है, ये लाइन यहाँ से आई है, तो ऐसी डिज़ाइन तो इसमें कई जगह है, लेकिन यहाँ असली पेच है कि ये ऐसे खींच दिया है। आगे भी रेखा गई है, तो आगे जो रेखा गई है वो सिर्फ इसी में मिल सकती है और कहीं नहीं मिलेगी, तो इससे आप पकड़ सकते हैं। इसके बाद 73 को देखते हैं, अगले वाले को। और 73 आपका यहाँ पे फिर से डिज़ाइन आ गया। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई है, मतलब छिपी हुई आकृति आपको ढूंढनी होगी और छिपी हुई आकृति आपकी ये है। घुमाना इसमें नहीं है, परिक्रमण की अनुमति नहीं है, तो विकल्प ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। समस्या ये है। अब देखिए ए, बी, सी और डी, ठीक है। डी वाला तो कुछ काम का नहीं है, इसमें ए, बी और सी को आप देख पा रहे हैं और ये आपकी डिज़ाइन है। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? और प्रश्न को ध्यान से आपने देखा 73 को, इसका सही जवाब इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। बी वाले में ये आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। ये आप देखिए इसके अंदर मिलेगा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई है। यहाँ भी घुमाने की इजाज़त नहीं है, तो घुमाने की आवश्यकता भी क्या है? 74 को ध्यान से देखिए। और 74 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाना चाहिए। ऐसी वाली जो आकृति है वो हमें डी में मिलेगी। डी को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें ये छिपा हुआ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, अब ये दिशा वाला है, तो विवेक जो है वो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहाँ से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। पहले क्या है, इसमें डायरेक्शन आप बना के भी कर सकते हैं। ये ईस्ट है आपका, ये वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो 10 किलोमीटर वो उत्तर में जा रहा है, फिर वहाँ से 6 किलोमीटर वो दक्षिण में जा रहा है, ठीक है। और फिर 3 किलोमीटर पूरब में जा रहा है। तो प्रारंभिक स्थान जो है उससे वो किस दिशा में है? दिशा इसमें पूछा गया है, दूरी नहीं। तो दिशा आप बताइए। और 75 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वो उत्तर पूर्व में ही तो है, अभी भी उसकी जो दिशा है वो असल में क्या है, वो नॉर्थ ईस्ट में ही दिखाई दे रही है और कहीं नहीं, ठीक। इसके बाद 76 को देखिए, यहाँ पे पुस्तक और ज्ञान कोश दिया हुआ है। मतलब असल में ये प्रश्न पूछ क्या रहा है कि जो विकल्प दिए हैं उनका शब्द युग्म का चयन आपको करना है। दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दिए गए जो शब्द युग्म के शब्द हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब जैसे पुस्तक का संबंध ज्ञान कोश से है, वैसे ही आपको एक युग्म इसमें से ढूंढना है। तो वृक्ष का संबंध वन से है, टेनिस का संबंध बॉल से है, सरीसृप में अजगर आता है और फर्नीचर जो है वो लकड़ी से बनते हैं। अब बताइए कि इसमें कौन सा पेयर हमको चुनना चाहिए। तो 76 जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सरीसृप और अजगर, ठीक है। पुस्तकों में ही ज्ञान कोश आता है, एनसाइक्लोपीडिया। अगर ज्ञान कोश से आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसकी अंग्रेजी देख सकते हैं, यहाँ सुविधा उपलब्ध है। तो एनसाइक्लोपीडिया क्या है, वो एक तरह की किताब ही तो होती है, तो किताबों की ही कैटेगरी में आती है। वैसे ही सरीसृपों की कैटेगरी में अजगर भी आता है। इसके बाद 77 को देखते हैं। यहाँ पे फिर से वही रिलेशन आपको देखना है। जैसे ऊष्मा जो है वो हमें सूर्य से प्राप्त होती है, ऐसा कनेक्शन इसमें जोड़ा गया है। ठीक इसी ढंग के कनेक्शन वाले आपको युग्म का इसमें से चयन करना होगा। तो विटामिन, फल, घर, छत, वातावरण, आर्द्रता, सवारी, कार, बताइए। फल जो है वो विटामिनों के स्रोत होते हैं, तो ए वाला जो विकल्प है, यहाँ स्रोत और उससे प्राप्त होने वाली वस्तु या चीज़ का जिक्र किया गया है, उसी हिसाब से आप देख पा रहे हैं। तो इसमें से फल और विटामिन वाला जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा परफेक्ट है, इसीलिए हम ए का चयन करते हैं। 78 को देखते हैं। यहाँ कहा गया है प्रोक्रेस्टिनेशन। अब ये जो शब्द है, एक लंबा सा शब्द आपके सामने है, आपको ये बताना है कि इस शब्द के सहारे मतलब इस पहली चीज़ तो ये है, ध्यान से देखिएगा, इस शब्द में कौन कौन से अक्षरों का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कौन कौन से अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं और उनका प्रयोग करके कौन सा शब्द इसमें से नहीं बनाया जा सकता है, ये आपको इस विकल्प में से चुनना है। मतलब आपके पास सीमित मात्रा है, इतने ही अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करके आप शब्द बना सकते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि इनके प्रयोग से नहीं बनने वाला है, ध्यान से देखिए और बताइए। तो प्रश्न को आप देख रहे हैं और ये जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ आपने देखा 78।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? डी हो जाएगा। जो प्रोटोकॉल शब्द है वो इसके कॉम्बिनेशन से नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जितनी चीज़ें हैं आप ध्यान से देख रहे हैं, एल कहीं नहीं है ना, एल इसमें कहीं नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन में आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा, और यहाँ पे एल है, तो इस आधार पे आप पकड़ सकते हैं डी वाला विकल्प हमारा सही है, बाकी सभी बन जाएंगे। इसके बाद 79 में कहा गया कि निम्नलिखित में से, अब यहाँ भी वही काम है, मतलब मूल शब्द आपको दे दिया है, उतने ही अल्फ़ाबेट का आपको यूज़ करके शब्द बनाने हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि उसके प्रयोग से नहीं बनने वाला है? एग्जामिनेशन दिया है। अब नीचे जो शब्द है उनमें से देखिए कि कौन सा हम इसके सहारे नहीं बना सकते। तो इमेजिन नहीं बना सकते, है ना, इमेजिन में जी दिखाई दे रहा है साफ तौर पे, और इसमें जी कहीं नहीं है, तो इसलिए ये 79 का करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 80 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि कोड लैंग्वेज में अगर फ्रूट को हम लोग लिखते हैं GRFIU, ठीक है, इसकी कोडिंग कर दी, तो बनाना को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? आराम से आप इसको डिकोड कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 80 जो है इसका राइट आंसर इसमें कुछ सी वाला हो जाएगा, ZM माफ कीजिएगा, ZM ZY, ये जो कॉम्बिनेशन है इससे बनेगा बनाना। इसके बाद 81 को देखते हैं। यहाँ देखें फिर से कोडिंग, प्लान को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं OKMZ, तो इसी प्रकार से स्टार को कैसे लिखेंगे देखिए और बताइए। तो 81 जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना, GHIZ, सी वाले ऑप्शन को हम इसमें से चुनते हैं। प्रश्न संख्या 82, लॉन्गर को हम लोग लिख सकते हैं QDFMNK, तो उसी प्रकार से टाइगर को कैसे लिखेंगे इसकी भी डिकोडिंग आप कर लीजिए। तो कोड डिकोड वाले प्रश्न ज़्यादा आते हैं, इनको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 82 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से बी वाला। बी वाले के हिसाब से कर लेंगे QDFHS, कुछ इस प्रकार से इसे करेंगे। डिग को अगर हम 25 लिख सकते हैं, अब यहाँ संख्या वाला है, डिग को अगर हम 25 लिख सकते हैं तो कट को हम लोग 49 के रूप में कूटबद्ध कर लेते हैं, मतलब ये दोनों जो है ये कोडिंग के अंतर्गत आ गए। तो अब इसी प्रकार से आपको किक को लिखना है। किक को आप कैसे लिखेंगे? डिग को हम लोग 25 लिखते हैं, है ना, और उसी प्रकार से कट को हम लोग लिखते हैं 49। इसमें अल्फ़ाबेट जो है ना उनका आपको क्रम पता होना चाहिए। जैसे ए जो है उसके लिए 1 नंबर का इस्तेमाल आप करेंगे, बी के लिए 2 का प्रयोग करेंगे, ये आप जानते भी होंगे, आराम से कर सकते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ी भी रीजनिंग की प्रैक्टिस की है तो कर सकते हैं। और 83 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी वाला। 39, ठीक है, किक को हम क्या लिख सकते हैं? 39 लिख सकते हैं, सी वाला विकल्प हमारा सही है। अब यहाँ पंक्ति वाला प्रश्न आया है, कौन सा किधर है, दाएं है, बाएं है, 11वां है कि 13वां है। तो विद्यार्थियों की एक कतार है, ऋतु बाएं से 11वें और दाएं से 19वें स्थान पे। अगर बाईं ओर से उसको देखा जाता है उस लाइन में तो वो 11वें नंबर पे दिखाई देती है, और अगर दाहिनी ओर से देखा जाता है तो 19वें नंबर पे दिखाई देती है। मीनू उसी कतार में दाएं से 13वें स्थान पे है, तो बताइए कि बाएं से उसकी पोजीशन क्या होगी, देखिए और बताइए। तो 84वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 17वीं, गिनकर आप आराम से कर सकते। 85 को देखें, बच्चों की किसी कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पे है और विजय जो है वो दाएं से 13वें स्थान पे। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल लेते हैं तो दीपा बाएं से 17वें स्थान पे आ जाती है। बताएं कि दाएं से विजय का स्थान कौन सा होगा? प्रश्न को ध्यान से देखिए, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा, ठीक है, 20वां। विजय जो है वो राइट से अगर देखा जाए तो 20वें स्थान पे दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 86 को देखिए, यहाँ पर फिर से वही कतार वाला प्रश्न है। 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में यानी कतार में बैठे हुए हैं। पी जो है वो ई और आई के बीच में बैठा है, एक तरफ उसके ई है और दूसरी तरफ आई है। ई जो है वो एन के बगल में बैठा हुआ है और एन जो है वो वाई के बगल में बैठा है, और वाई जो है वो अगर पंक्ति में देखा जाए तो एकदम से लेफ्ट साइड में बाईं ओर है, आखिरी। अब यहाँ कहा गया कि जे आई के बगल में बैठा है, तो बताइए कि ई के बगल में क्या बैठा है, मतलब कौन बैठा है। यहाँ पर्याप्त हिंट दे दिया गया है, थोड़ा सा अगर आप इसे अरेंज कर लेते हैं तो कर लेंगे। और 86 जो है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा डी वाला, एन और पी, ठीक है। ई के बगल में कौन है? एन और पी है। अब यहाँ आगे चलते, यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ है, मतलब आरेख खींचा हुआ है, और उसमें जैसा कि ग्राफ में होता है एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, तो एक्स एक्सिस जो है उस पर कुछ वर्षों का दिया हुआ है और साथ में संख्या दी हुई है दुर्घटनाओं की। तो अब ध्यान से देखें, ये शहरों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। जो रंग दर्शा रहे हैं ना आपको, यहाँ स्तंभ दर्शाए गए हैं, ये शहर है। इसमें नीला वाला जो है वो शहर ए है, ऑरेंज वाला जो है वो शहर बी है, और ग्रे वाला जो है वो शहर सी है। और यहाँ दुर्घटनाओं की संख्या दी हुई है वाई एक्सिस पे। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखें।
ए, बी और सी अलग अलग शहर हैं और आंकड़े यहाँ दुर्घटनाओं की संख्या को दर्शाते हैं जो कि वाई एक्सिस पे है। संबंधित वर्ष जो है वो सन 2000 से लेकर 2005, 2010 और 2015 के हैं। आपसे पूछा गया पहला प्रश्न कि किस शहर में औसतन सबसे अधिक संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं। अब यहाँ औसतन यानी औसत निकालना है। तो देखिए कौन सा शहर ऐसा है जहाँ ज़्यादा तादाद में दुर्घटनाएं होती हैं, प्रश्न आपसे पूछ रहा है। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा डी, शहर सी जो है ग्रे कलर वाला, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में दुर्घटनाएं प्रत्येक वर्ष के औसत के हिसाब से हमें दिखाई दे रही हैं। वैसे भी मोटे तौर पे भी आप देखेंगे तो इसमें बराबर ही उठान हमें दिख रहा है, कभी भी ये एकदम नीचे नहीं गया है। ठीक है, तो इसमें से हम जो सी वाला ऑप्शन है, मतलब सी का मतलब यहाँ पे शहर सी से है, अर्थात डी वाले विकल्प का चयन करते हैं। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं जो कि है 88। आंकड़ों के आधार पर कौन से शहर में दुर्घटना नियंत्रण सबसे प्रभावशाली कहा जा सकता है। दुर्घटना नियंत्रण अगर प्रभावशाली होगा तो दुर्घटनाएं कम होंगी, यानी इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि कौन से शहर में दुर्घटनाएं सबसे कम होती। सबसे ज़्यादा वाला तो सी था, सबसे कम वाला कौन सा है देखें और बताएं। तो अब ए और बी में से हो सकता है, लेकिन कौन सा होगा ये ध्यान से आपको देखना पड़ेगा और इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न की ओर वापस चलते हैं। 88 को आप देख रहे हैं, 88 का राइट आंसर इसमें से हो जाएगा आपका बी वाला। जो बी है शहर ऑरेंज कलर वाला जिसको दर्शाया गया है स्तंभ में, बी शहर में सबसे अच्छा प्रभावकारी आपका दुर्घटना नियंत्रण है और इस वजह से वहाँ पे दुर्घटनाएं कम होती। तो यहाँ पे ये ग्राफ समाप्त होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद 10वां दिन जो है वो गुरुवार, 15 अगस्त था और उसके बाद 10वां दिन जो पड़ा वो गुरुवार था। इस महीने के पहले वाले महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा, यानी अगस्त महीने से पहले वाला जो महीना है उसका अंत किस दिन हुआ। अगस्त से पहले जुलाई आता है, जुलाई का जो अंतिम दिन था यानी 31 तारीख थी, उस दिन कौन सा दिन पड़ा था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बताइए। तो प्रश्न संख्या 89 आप देख पा रहे हैं और करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, रविवार रहा होगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करके आप ज़्यादा दूर का पूछा भी नहीं है तो बिना ट्रिक का भी कर सकते हैं। इसके बाद 90 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगामी कल यानी आने वाले कल के 3 दिन बाद, आने वाला जो कल है उसके 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है जो कि शुक्रवार का दिन है। और इस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, अब आपको ये बताना है, यानी जून महीने की जो अंतिम तारीख है उस दिन कौन सा दिन होगा, देखिए और बताइए। तो यहाँ भी बहुत लंबा कैलकुलेट नहीं करना है, तो आप ट्रिक से नहीं सीधे तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे तो ट्रिक से भी कर सकते हैं। और 90 जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बुधवार रहा होगा। 30 जून की जो तारीख है बुधवार पड़ा होगा, हम सी को चुनते हैं। अब यहाँ 91 में आपसे कहा गया कि वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, मतलब मान सकते हैं आप कि पुत्री जो है अगर 10 साल की है तो माँ जो है वो 30 साल की होगी। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 4 गुनी थी। ठीक, ये आप देख रहे हैं। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब इसमें आप कैलकुलेट करके देखिए। तो 91 जो है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, 15 साल रही होगी। वर्तमान आयु जो है वो 15। इसके बाद देखें अगले वाले को, प्रश्न संख्या 92। विमल और कमल 2 लड़के हैं, पियानो और गिटार अच्छा बजाते हैं। रीमा और सीमा हॉकी और गिटार में अच्छे हैं, मतलब हॉकी अच्छा खेलती है रीमा और सीमा जो है वो गिटार अच्छा बजाती है। रीमा, कोमल और रीना हॉकी और शतरंज में अच्छी हैं। रीना और रीमा पियानो और बैडमिंटन में अच्छे हैं, जबकि कोमल और शोभा जो है ये शतरंज और पियानो में अच्छे हैं। तो अब इसमें ये पूरा हिंट देकर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन हॉकी, शतरंज और बैडमिंटन में अच्छा है, लेकिन गिटार नहीं बजाता है। गिटार प्लेयर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हॉकी, शतरंज और बैडमिंटन का मास्टर होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा व्यक्ति ऐसा दिखाई दे रहा है। 92 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रीना। रीना जो है इसको गिटार बजाना नहीं आता है, लेकिन ये शतरंज बहुत अच्छा खेलती है और आपकी हॉकी भी अच्छी खेलती है और बैडमिंटन अच्छा खेलती है। प्रश्न संख्या 93 को देखते हैं। यहाँ कथन और तर्क दिया है। तो प्रशासनिक विभागों में कार्यरत अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। स्थानांतरण आए दिन होते हैं। तो अब इसके पीछे तर्क दिए, वे लोगों से मित्रवत हो जाते हैं और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। नहीं, बार बार स्थानांतरित किया जाना अधिकारियों को पसंद नहीं आता है। मतलब इसके पक्ष और विपक्ष में यहाँ पे तर्क दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एथिक्स का 4th पेपर हल करते हैं तो उसमें आपको डिटेल में लिखना होता है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव टाइप सीधा क्वेश्चन है। तो अगर आप बेसिकली देखें तो तबादला किस लिए होता है, तबादले के पीछे मूल वजह ये है कि भ्रष्टाचार यानी जो करप्शन है उसको हटाया जा सके। कोई भी व्यक्ति जब लंबे समय तक एक स्थान पर रहता है तो उसकी जान पहचान बन ही जाती है, कितना भी वो प्रोफेशनल रहे, और उसके ऊपर फिर फ्री में काम कराने का या घटिया काम कराने का, गलत काम कराने का दबाव बनता है। तो इसलिए तबादले होते हैं और कभी कभी काम में उपयुक्तता न होने की वजह से भी होता है।
तो अब इसमें आप चुने कौन सा तर्क जो है वो सही होता है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 93 जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसमें पहला तर्क तो दिया नहीं है, दूसरा तर्क दिया है, और इसमें जो तर्क है इन्हें आप देखें, यहाँ पे पहला नंबर पड़ा है, यहाँ दूसरा नंबर पड़ा है, और सिर्फ 2 ही कथन इसमें है ही है। तो कोई बात नहीं, इसमें दूसरे वाले को ही आप चुनते हैं और इसीलिए बी का चयन करते हैं। यही जायज़ तर्क है, वो मित्रवत हो जाते हैं न चाहते हुए भी, और उसके बाद उन्हें प्रभावित किया जा सकता है, ये कोई बात नहीं है। अगर उन्हें न भी पसंद आए तो भी तबादला होगा। इसके बाद 94 को देखते हैं। यहाँ देखें, इसमें कहा गया कि मनवीर नाम का एक व्यक्ति है जो कि पूरब दिशा में एक स्थान से चलना स्टार्ट करता है। एक उसका मूल बिंदु है और वहाँ से इनिशियल पोजीशन से वो पूरब दिशा की ओर प्रस्थान करता है और उसी दिशा में यानी पूरब दिशा में 35 मीटर चलता है। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। पूरब में वो 35 मीटर चला और उसके बाद दाहिनी ओर मुड़ गया और दाहिनी ओर मुड़कर फिर से 20 मीटर चलता है। अब वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है। 20 मीटर जब चल लेता है तो एक बार फिर से वहाँ से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। अंत में क्या होता है, जहाँ था वहाँ से फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चल के अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है जहाँ वो जाना चाहता था। अब आपको ये बताना होगा कि अपने मूल स्थान से, जहाँ से उसने प्रारंभ किया था, वहाँ से वो कितनी दूर है, ये कैलकुलेट करके आपको बताना पड़ेगा। और 94 जो है इसका राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। वो 40 मीटर दूर है अपने मूल स्थान से, ज़्यादा दूर नहीं गया है। 95 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि प्रत्येक प्रश्न में 4 में से 3 अक्षर समूह जो है वो वर्णमाला के क्रम में अपनी स्थिति के आधार पे किसी प्रकार से एक जैसे हैं और इस प्रकार से ये अपना समूह निर्माण करते हैं। तो बताएं कि कौन सा अक्षर जो है वो अक्षर समूह ऐसा है जो कि अन्य 3 से भिन्न है। मतलब यहाँ पे समूह बनाया गया है, 2-2 का जोड़ा बनाया गया है असल में। तो बाकियों से कोई एक जो जोड़ा है वो भिन्न है, कौन सा है ये आपको चुनना होगा। देखिए और बताइए। तो 95 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से बी वाला। एफ जी जो है वो भिन्न है, बाकी सब एक जैसे हैं, है ना। बाकी जितने हैं उनमें समान अंतर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन एफ जी जो है वो अलग है। तो 95 को आपने पकड़ लिया। इसके बाद 96 में देखें, यहाँ पर कहा गया कि प्रत्येक प्रश्न में 4 में से 3 अक्षर समूह, यहाँ भी वही बात है। तो एक जो तीनों से अलग है वो आपको चुनना है। ध्यान से देखिए और बताइए। तो बी एस है, आई जेड है, डी एक्स है और ई वी है, इसमें से कौन सा होगा जो कि भिन्न हो सबसे। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा, बी एस। बी एस जो है वो बाकियों से अलग है, बाकी जो है वो एक जैसे हैं। प्रश्न संख्या 97 को देखते हैं। नीचे दिए गए 4 में से किन्हीं 3 प्रकार के मतलब कोई 3 जो है वो एक प्रकार के हैं और इस प्रकार से ये अपना एक समूह बनाते हैं। कौन सा एक भिन्न है, फिर से वही बात पूछी गई है। देखिए और बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। 105 जो है वो बाकियों से अलग है, बाकी जो है वो एक जैसे हैं। मतलब आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए 4 में से 3 जो है वो एक जैसे हैं, एक भिन्न है। तो यहाँ भी समूह का आपको देखना है। मतलब 3 जो है वो एक समूह का निर्माण करवा रहे हैं और एक जो है वो इससे भिन्न है। तो 54, 42, 81 और 34 दिया है। इसमें से कौन सा एक अलग है बाकियों से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 34 यानी 34 जो है वो बाकियों से अलग है, बाकी सब एक जैसे। इसके बाद देखें अगले प्रश्न को जो कि है 99। यहाँ फिर से 3 जो है वो एक जैसे हैं और एक जो है वो भिन्न है। वो भिन्न वाला आपको चुनकर बताना है। तो घोड़ा, बकरी, बिल्ली और बैल दिया है। इसमें से कौन सा आप चुनिएगा। 99 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बिल्ली, ठीक। बाकी जो है वो शाकाहारी है, बिल्ली अकेले जो है वो मांसाहारी है, शेर की मौसी। बाकी जो है वो घास चरते हैं, है ना। इसके बाद 100 नंबर का जो लास्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उसके बाद हम लोग जनरल अवेयरनेस को देखेंगे। तो यहाँ पर ये चिन्हों का प्रयोग किया गया है, चिन्हों को बदल दिया गया है। गुणे का जो चिन्ह है उसके स्थान पे आप प्लस समझिएगा। माइनस का जो सिंबल है उसकी जगह पे मल्टीप्लाई यानी गुणे का निशान समझिएगा। प्लस की जगह पे आप विभाजन का चिन्ह समझिएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं गुणे के निशान की जगह पे आप प्लस समझिएगा और प्लस की जगह पे माइनस। तो कुछ इस प्रकार से ये बनेगा। अब इसमें आपको एक समीकरण दे दिया है, ठीक है। प्रश्न को तो आप देख ही रहे हैं। समीकरण दिया हुआ है 3 माइनस, यहाँ आप देखें 3 माइनस 18/11 इंटू 13/6 इज इक्वल टू कितना आएगा, कैलकुलेट करके आपको बताना है, लेकिन चिन्ह बदलने के बाद बताना है। तो ये जो 100 है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करते हैं अपना सिंबल चेंज करने के बाद तो ये 11 आएगा। यहाँ से बात जो रीजनिंग की है वो समाप्त होती है। अब हम लोग जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो 101 नंबर का जो प्रश्न है वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मेला या महोत्सव जो है वो अयोध्या शहर में आयोजित किया जाता है। इसमें से कौन सा होगा। तो 101 का राइट आंसर सी हो जाएगा। परिक्रमा मेला जो है वो असल में अयोध्या से संबंधित है।
गंगा महोत्सव आपका वाराणसी का है, त्रिवेणी जो है ये प्रयागराज का है और रामायण जो है वो चित्रकूट का है। प्रश्न संख्या 102 को देखते हैं। कलकत्ता अधिवेशन जो कांग्रेस का था उसमें जन गण मन को गाया गया था, लेकिन ये अधिवेशन कब हुआ था वो समय आपको बताना है। इसमें स्थान का नाम आपको बता दिया है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। ये 1911 का अधिवेशन था जो कि कलकत्ता में हेल्ड किया गया था और इसी में जन गण मन को पहली बार गाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं और इसके अध्यक्ष जो है वो विशन नारायण धर थे। प्रश्न संख्या 103 को देखते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा हैड स्टार्टेड एडिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर फ्रॉम लंदन। लंदन से श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन से न्यूज़पेपर की एडिटिंग यानी संपादन का कार्य स्टार्ट करते हैं? तो ये संध्या है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है या कीर्ति है? इसमें से कौन सा होगा, देखें और बताएं। तो 103 नंबर का ये जो प्रश्न है इसे ध्यान से देखिएगा। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। ये आपका इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन से इसका पब्लिकेशन स्टार्ट किया जाता है। बाकी संध्या के संपादक का नाम ब्रह्म बांधव उपाध्याय था। समय था इसका 1906, बंग भंग के ठीक बाद, और बंगाल से ही इसका प्रकाशन होता है। फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर से निकलता था, ये विदेशी था। तारकनाथ दास के द्वारा इसका प्रकाशन और संपादन होता था। पंजाब से प्रकाशित होता था कीर्ति और संतोष सिंह इसके संपादक थे। 1926 का टाइम था। इसके बाद प्रश्न संख्या 104 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था और कहाँ पे किया गया था, वो वेन्यू और समय बताइए। तो नीचे समय और स्थान का नाम दिया है, ध्यान से देखें और बताएं। संस्थापक का नाम भी पूछा जा सकता है, फिलहाल इसे देखिए। और करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाना चाहिए। 1905 का समय था, स्थान था बम्बई महाराष्ट्र, और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मजहर का मतलब क्या होता है बताइए। यहाँ आपने 104 तक देखा है, 105वें को देखिए। ये मध्यकालीन शब्द है और मजहर का मतलब क्या है। तो 105 जो आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला। ये अकबर के समय का शाही फरमान हुआ करता था जिसको कि मजहर कहा जाता था। तो इसमें सी वाले विकल्प को चुन लेते हैं। मुगल काल का ये जो शब्द है इसे हम देखते हैं। 1540 का समय, उठापटक होती है। एक बार मुगल शासन जो है वो जड़ से उखड़ जाता है और द्वितीय अफगान वंश की नींव पड़ती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1540 में एक युद्ध हुआ था। वो युद्ध कौन सा था उसका नाम आपको बताना है। इसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को निर्णायक तौर पे हरा दिया था और उसके बाद उसे भारत की सीमा छोड़कर भागना पड़ा था और अगले 5 वर्षों तक शेर शाह सूरी गद्दी पर काबिज रहता है। तो अब इसमें आप चुनेंगे तो कौन सा युद्ध आएगा। नीचे विकल्प आप देख रहे हैं। देवरा का युद्ध है, चौसा का युद्ध है, कन्नौज का है, सरहिंद का है। और 106 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ये बिलग्राम कन्नौज का युद्ध था, 1540 में लड़ा गया था और शेर शाह सूरी ने इसमें हुमायूं को निर्णायक तौर पे हरा दिया और उसके बाद उसके पैर यहाँ से उखड़ जाते। इसके बाद 107 को देखते हैं। यहाँ पर आगे ही एक बड़ा सा ब्लैंक स्पेस है और कहा गया है कि ये कौन से शासक के प्रसिद्ध सेनापति का नाम है। राजा मान सिंह। यहाँ प्रश्न को फिर से सुन लीजिए। यहाँ शासक का नाम आपको चुनना है कि इसके प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेरोस जनजाति पर हमला किया था और उन्हें हरा दिया। तो ये औरंगजेब के सेनापति थे मान सिंह, या फिर फिरोज शाह तुगलक के, हुमायूं के, या इसमें से कोई नहीं। तो 107 में डी को चुन लेने में भलाई है क्योंकि मान सिंह का जो समय है वो अकबर के ज़माने का है। इसमें से कोई भी रूलर का नाम ठीक नहीं दिखाई देता है। अकबर के ये सेनापति थे। 1591 में चेरोस ट्राइब को अपने वश में करते हैं। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर डाटा दिया हुआ है, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है भारत का, राजस्थान दूसरे नंबर पे है, केरल तीसरे नंबर पे है और भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाले पैदा करता है। तो बताइए इसमें गलती कहाँ पे। 108 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला। ठीक, केरल जो है ये 3rd लार्जेस्ट दिया हुआ है। असल में इसमें मध्य प्रदेश का पहला स्थान, राजस्थान का दूसरा और गुजरात जो है वो तीसरे नंबर पे। और वैसे विश्व स्तर पे देखा जाए तो भारत का पहला स्थान है, उसके बाद इथोपिया है और अंत में तुर्की। प्रश्न संख्या 109 को देखते हैं। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से एग्रीकल्चर का डाटा, कौन सा देश दुनिया में चावल का सबसे बड़ा आयातक है, इम्पोर्टर। अब बताइए, भारत, चीन, इंडोनेशिया और फ्रांस। आयात किसके द्वारा ज़्यादा किया जाता है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, ये चीन है। आयात के मामले में सबसे बड़ा आयातक जो है वो चीन है और भारत जो है वो सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, चीन जो है वो आयात के मामले में सबसे आगे और उत्पादन के मामले में देखा जाए तो भी चीन आगे। तो ये मज़े की बात है। इसके बाद 110 को देखते हैं। यहाँ देखिए, कौन सा दिवस प्रत्येक वर्ष
25 नवंबर को मनाया जाता है, यानी 25 तारीख को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं वो आपको देखना होगा। और 110 जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के खिलाफ हिंसा जो होती है उसका उन्मूलन करने हेतु ये जागरूकता फैलाई जाती है। प्रश्न संख्या 111 को देखें, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू समन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू प्रोग्रू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा। अब प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर इसमें से नहीं होती है वो आपको असल में चुननी है। राष्ट्रपति के पास कई सारे विशेषाधिकार होते हैं। और 111 जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी ऐसी योग्यता नहीं है जो कि राष्ट्रपति के पास न होती हो, सभी होती है, तो हम डी को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 112, किस राज्य में उत्तर प्रदेश के बाद विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं? यूपी के पास सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है ये आपको चुनना है। और 112 जो है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, पहले नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास 403 है, महाराष्ट्र के पास कितनी है 288। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है और चौथे नंबर पे बिहार। प्रश्न संख्या 113, यहाँ कहा गया कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट द वोटिंग एज हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 21st ईयर टू 18 ईयर्स फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जो था उसके लिए आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 किया गया और इसके लिए संविधान में किया गया था संशोधन। तो वो कौन सा संशोधन था, बस आपको यही सेलेक्ट करना है। और ये प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है, तो गलत मत करिएगा। ये 61वां संशोधन था जो कि 1989 में होता है और 113वें प्रश्न को हमने इसीलिए यहाँ देखा। इसके बाद चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 114 पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान इसमें से कौन सा संवैधानिक मामलों में अनुच्छेद करता है? बताइए, इसमें से अनुच्छेद का आपको सिलेक्शन करना है। तो ये जो आर्टिकल है ये आपका हो जाएगा इसमें से ए वाला, ये 132 है यानी 132। इसमें जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है उनका प्रावधान किया जाता है। इसके बाद देखें, महाभियोग का अगर आरोप लगता है, इम्पीचमेंट का जो चार्ज है अगर वो लगता है, तो लोकसभा के कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद राष्ट्रपति पर उसे आरोपित किया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया तो जा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया उतनी आसान नहीं है। हाँ, अगर लोकसभा ठान ले कि ये काम करना ही है तो वो कर सकती है। ठीक है, तो लोकसभा के कितने सदस्यों का इसमें हस्ताक्षर यानी सहमति का होना आवश्यक है? बताइए, 1/3, 1/4, 1/5, मतलब 1/5 या 1/6 हिस्सा। तो 115 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ध्यान से पहले देख लीजिए, बी वाला 1/4 सदस्य जब तक शामिल नहीं होते हैं, सिग्नेचर नहीं करते हैं, तब तक ये महाभियोग वाला काम नहीं किया जा सकता है। 116वें को देखिए, इसमें आगे द लिखा हुआ है और आगे प्रदेश का नाम आपको भरना पड़ेगा कि कहाँ की सरकार है। हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू बी डेवलप द इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप ऑन द लाइन्स ऑफ कंट्रीज़ लाइक अमेरिका। अमेरिका में एजुकेशनल टाउनशिप जो है वो पहले से इस्टेब्लिश है, भारत में उसी तर्ज पे स्टार्ट किया गया है। तो ये कौन से प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा पहले स्टार्ट किए जाने की बात हो रही है? प्रदेश सरकार का नाम आपको चुनना है और सही जवाब इसका ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है और इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न संख्या 117 को देखें, आगे ही ब्लैंक स्पेस है। कौन सा ये रेलवे है जिसने कि हाल फिलहाल में स्वतंत्रता का यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा था उसी के मौके पे सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया है और इसे सुपर वासुकी का नाम दिया गया है। नाम भी बड़े अनोखे अनोखे जो ये सरकारी डिपार्टमेंट है ये चुनते हैं। वासुकी मतलब सोचा समझा नाम है। वासुकी नाग जो है इनकी रफ्तार धीमी होती थी, ठीक है, और मालगाड़ियाँ कितनी तेज रफ्तार में चलती हैं आप जानते ही हैं, है ना। तो यहाँ नाम बहुत सोच समझ के रखा गया है। फिलहाल आप बताएं ये कौन सा रेलवे था? रेलवे जोन का नाम आपको चुनना है। और 117 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इंडियन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है, भारतीय दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा ये शुरू किया गया। इसके बाद 118वें प्रश्न को देखें, किस पूर्वी राज्य सरकार ने हाल ही में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के प्रयास में राज्य में 7 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है? ये कौन सी राज्य सरकार है बताइए। और 118वां जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की सरकार है। 119वां, यहाँ ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के हिसाब से भारत दुनिया की कौन सी नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, उसकी पोजीशन आपको बतानी है। और 119वां जो आप देख रहे हैं इसका इसमें से सही जवाब हो जाएगा ए वाला, 5वीं।
5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पहले 5वें नंबर पर था ब्रिटेन, लेकिन अभी हम लोग आ गए हैं 5वें नंबर पर। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि देश की जनता जो है वो खुशहाल हो गई। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग लगातार नीचे जा रही है, खुशहाली हमारी छिनती जा रही है, अर्थव्यवस्था भले ही ग्रो कर रही है। ये सोचने का विषय है। ब्रिटेन भले ही हमसे अपनी पोजीशन नीचे अपनी गिरा चुका है, लेकिन उसके बावजूद ब्रिटेन में खुशहाली हमारी तुलना में ज़्यादा है। ठीक, अब इसके बाद 120वें प्रश्न को देखते हैं। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में विदेशी ऋण प्रबंधन इकाई ने हाल फिलहाल में भारत के विदेशी ऋण, यानी जो भारत का विदेशी ऋण होता है, उसके संबंध में 2021-22 पर स्थिति रिपोर्ट को जारी किया है। ये कौन सा संस्करण इस रिपोर्ट का है, बस इतना आपको बताना है। कौन जारी करता है ये बता दिया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। देखिए 120 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी वाला। ये 28वां संस्करण था जो कि जारी हुआ है, और इसमें आप चुनेंगे किसको, बी को। 121 यहाँ का आ गया कि अहमद नवाफ अल अहमद, ये एक व्यक्ति का नाम है और ये किसी खाड़ी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन देश कौन सा है ये आपको चुनना पड़ेगा। तो यहाँ बहरीन, ओमान और कुवैत दिया हुआ है, इसमें से चुनिए। और 121 जो है इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा आपका इसका सी वाला। ये कुवैत के बने हैं, कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने, इनका नाम है अहमद नवाफ अल अहमद। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगले वाले प्रश्न को, 122वां। इसमें आपको संस्करण बताना है और स्थान बताना है कि व्यास सम्मान को हाल फिलहाल में इस संस्करण के तौर पे और इस स्थान पे एक जाने माने हिंदी लेखक जिनका नाम है असगर वजाहत, उनको दिया गया। तो पहली चीज़ तो यह है कि व्यास सम्मान को प्रदान किसको किया गया है, तो ये असगर वजाहत नाम के व्यक्ति हैं, इनको दिया गया है। इसमें संस्करण और स्थान का नाम आपको बताना होगा। तो 122 जो है इसका राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। ठीक, 31वां, ये 31वां संस्करण था व्यास सम्मान का और नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। प्रश्न संख्या 123, यहाँ आगे ही एक खाली स्थान है जिसमें देश का नाम भरना है कि वर्ष 2028 तक निरंतर बिजली प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र को शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। अभी तो धरती से ही हम सोलर एनर्जी को प्राप्त करने का प्रयास करते थे, जो यहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता था, लेकिन अभी ये जो काम है ये अंतरिक्ष में शुरू होगा और अंतरिक्ष से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। तो फिलहाल ये अपना देश तो है नहीं, कौन सा देश है जिसके द्वारा ये योजना बनाई गई, तो 123 जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये चीन है, ठीक है, और चीन में कहा जा रहा है कि इसके बाद अब बिजली कटेगी ही नहीं, तो ये अच्छी बात है भाई, भारत के पास भी ऐसा इंतजाम होना ही चाहिए। इसके बाद 124 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि ईब नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है। ईब जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है वो आपको चुनना होगा। तो इसमें रिवर्स के नाम दिए हैं, जैसे चंबल है, सोन है, नर्मदा है और महानदी है। तो 124 जो आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये महानदी की सहयोगी है। बाकी जो है उनकी भी सहयोगियों का नाम आपको वैसे कमोबेश पता होना चाहिए, मतलब चंबल की है बनास, सोन की है रिहंद, नर्मदा की है तवा, ऐसे करके आप देखते हैं। 125 को देखें। कांवर लेक जो है ये बिहार में है, पिछोला जो है ये राजस्थान में है, सुखना जो है ये गुजरात में है और बिहार जो है ये महाराष्ट्र में है। तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। गलत इसका सी वाला है। सुखना लेक और गुजरात का यहाँ कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। सुखना कहाँ पे है, ये आपकी चंडीगढ़ में पड़ती है। प्रश्न संख्या 126 को देखें। बनारस न्यूज़पेपर, ये पहला न्यूज़पेपर था उत्तर प्रदेश का और इसे पब्लिश करना स्टार्ट किया गया कब से, वो समय आपको बताना है। यहाँ नीचे कुछ वर्ष दिए हुए हैं और 126 को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा ए वाला। 1845 का टाइम था, 1 जनवरी 1845। प्रश्न संख्या 127 को देखिए। यहाँ कुछ विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको चुनकर बाहर करना है। तो प्लास्टिक सिटी औरैया, लेदर पार्क आगरा, साइंस पार्क नोएडा और जैव प्रौद्योगिकी पार्क यानी बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, इसमें से कौन सा गलत है। तो 127 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर इसमें से सी हो जाएगा। साइंस पार्क वाला इसमें नोएडा देकर गलत कर दिया है। साइंस पार्क संडीला माने हरदोई में। इसके बाद 128 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच। तो यहाँ बटेश्वर मेला का दिया है, बलिया में लगता है। देवी पाटन लगता है आगरा में। कंपिल मेला जो है ये फर्रुखाबाद का है और ददरी मेला लगता है बलरामपुर में। तो अब बताइए कि इसमें से सही सुमेलित कौन सा है। जो सही है उसी की तलाश आपको करनी है। और 128 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, कंपिल फेयर जो दिया हुआ है, मतलब कंपिल मेला, ये फर्रुखाबाद का है, एकदम परफेक्ट है। बटेश्वर लगता है आगरा में। देवी पाटन मेला बलरामपुर का है, पाटन देवी है उनके स्थान पे लगता है। और ददरी मेला, ये दादरी नहीं है, ददरी मेला है, ददरी घाट है असल में वहाँ पे, ये बलिया में लगता है। इसके बाद 129 को देखते हैं। यहाँ देखें,
इसमें कहा गया नया सवेरा योजना, ये 2017 की स्कीम है, यूपी गवर्नमेंट की है। इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। कभी कभी पुरानी जो सरकारी योजनाएं हैं वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो बताइए ये योजना जो है नया सवेरा, ये किससे जुड़ी हुई है। 129, और सही जवाब इसका ए हो जाएगा। ये बाल श्रम से जुड़ी हुई है। जो बाल श्रमिक हैं, चाइल्ड लेबर को रोकने का ये प्रयास करेगा, इसे हमने देखा। 130 को देखें। अमीर खुसरो का जन्म 1223 में उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले के पटियाली गांव में हुआ था। पटियाली इनके गांव का नाम था, लेकिन जिला कौन सा था ये आपको चुनना होगा। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कासगंज इसका सही विकल्प हो जाएगा, और बी वाले विकल्प को हमने इसीलिए चुना है। प्रश्न संख्या 131, कौन सी जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। सहरिया, पहरिया, बैगा और अगरिया। तो ये ट्राइब्स का आप अनिवार्य रूप से देख लीजिएगा। और 131 जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें से ए हो जाएगा। सहरिया जनजाति जो है ये ललितपुर में पाई जाती है। बाकी जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। पहरिया जो है ये सोनभद्र में, और बैगा और अगरिया जो है ये भी सोनभद्र में पाए जाते हैं। तो जनजातियों की बहुत अच्छी खासी तादाद जो है वो सोनभद्र में है, लेकिन सहरिया लोग जो हैं ये ललितपुर के। इसके बाद 132 को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द लाल बहादुर शास्त्री स्मृति म्यूजियम लोकेटेड। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति म्यूजियम जो है इसकी लोकेशन आपको बतानी। ये वाराणसी में है, लखनऊ में है, मथुरा में है या फिर बागपत में। और 132 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए वाला, वाराणसी में है। इसकी जो लोकेशन है वो वाराणसी में है, और समय है 2018 का। ये जो समय है ये 2018 का है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 133 को। यहाँ पे महाजनपद और कैपिटल दिया हुआ है। ये प्रश्न कई बार ऐसे पूछा जाता है। इसमें जो सही मिलान है वो आपको चुनना है। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी विराटनगर, कुरु की कुशीनारा, मत्स्य की इंद्रप्रस्थ और गांधार की तक्षशिला। सही कौन सा है। तो 16 महाजनपद, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास, ऐतिहासिक काल की शुरुआत। तो गांधार वाला सही दिया है। गांधार की तक्षशिला थी, जो कि बाद में ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। देश विदेश से लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं विश्वविद्यालय में। बाकी जो है उन्हें भी आप देख लीजिए। तो मत्स्य महाजनपद ये आपका राजस्थान और पूरा जो बीच का हिस्सा है रेगिस्तानी, उसे कवर करने वाला महाजनपद था। और पांडवों ने अपना जो अज्ञातवास है वो मत्स्य राज्य में ही गुजारा था। तो इनकी जो राजधानी है ये विराटनगर है, ठीक है। और कुरु की जो नई राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ है, पुरानी वाली हस्तिनापुर। कुशीनारा जो है ये मल्लों की राजधानी थी। तो कुछ इस प्रकार से इसकी मैचिंग परफेक्ट। अब यहाँ पूछा गया कि कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, बताइए। धौलावीरा है, रंगपुर है, लोथल है और आलमगीरपुर है। 134 को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, और इसका जो परफेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा, आलमगीरपुर, ठीक है। ये पुरातात्विक स्थल जो है ये यूपी में है। तो प्रश्न उठता है कि बाकी कहाँ पे है। तो धौलावीरा जो है ये कच्छ में पड़ता है, माने गुजरात में। रंगपुर जो है ये भी गुजरात में है, काठियावाड़ में पड़ता है। और लोथल भी गुजरात में है। प्रदेश के हिसाब से तीनों एक ही जगह पे हैं। लोथल जो है ये अहमदाबाद जिले में पड़ता है। तो जिलेवार आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं 135 को। यहाँ कहा गया कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जिसमें कि पुरुष सूक्त जो है ये विवाह समारोहों को दर्शाता है। तो 135 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, 10वां मंडल जो है ना उसमें तमाम तरह के जो रूढ़ कर्म कांड है वो भरे पड़े, जिनका आधार लेकर बाद में बहुत ही जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको आधार दिया गया, मतलब बनाया गया। ऐसा नहीं है कि ऋग्वेद जो है इन परंपराओं की शुरुआत करता है, लेकिन लोग प्रेरित वहीं से होते हैं, ये दिक्कत है, ठीक है। तो 10वां मंडल जो है इसमें विवाह समारोहों का वर्णन है। विवाह को बड़ा ही महिमा मंडित करके दिखाया गया है। इसके बाद देखते हैं 136 को। यहाँ पे वन सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है स्टेट वाइज, उसकी बात की जा रही है। तो वनावरण में सबसे अधिक कमी देखी गई है सोनभद्र में। सबसे ज़्यादा खुले वन यानी जो ओपन फॉरेस्ट है वो भी सोनभद्र में ही है। मॉडरेटरी डेंस फॉरेस्ट या जो मॉडरेट लेवल के डेंस फॉरेस्ट है, मध्यम घने वन है, वो भी सोनभद्र में है। तो इसमें से गलत क्या है, गलत का चयन आपको करना है। और 136 को आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। सही जवाब इसका क्या हो जाना चाहिए, इसमें से डी होगा। कोई भी गलत नहीं है, जितने हैं सभी सही हैं। वनावरण में सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है, और कमी देखी गई है तो मतलब क्या है, जंगल जो है वो खत्म हो रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में है लेकिन खत्म हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो है वो खुल जाएंगे, और खुलेंगे तो सघनता जो है वो घटेगी। तो सब आपस में जोड़कर आप देख सकते हैं। फिलहाल ये लॉजिक वाला नहीं बल्कि फैक्ट वाला क्वेश्चन है। इसके बाद 137 को देखते हैं। यहाँ फिर से वन स्थिति रिपोर्ट, लेकिन यहाँ नेशनल लेवल पे देखना है। तो आपको ये बताना है कि जो 2021 के आंकड़े थे ये 2 साल के अंतराल पे प्रकाशित होती है। तो अभी 2023 में भी आएगी, लेकिन तब तक आपका एग्जाम हो चुका होगा। तो यहाँ पिछली वाले से ही काम चलाते हैं।
अब इसमें देश के कुल वन और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र में कितने की वृद्धि दर्ज हुई है, क्षेत्रफल आपको इसमें से चुनना है। कितना क्षेत्रफल इसमें वनों का बढ़ा है? 137। और 137 का जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। 2261 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, जो कि खुश होने की बात नहीं है बल्कि चिंता की बात है कि इतना ही बढ़ पाया। इसके बाद 138 को देखते हैं। यहाँ देखें, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर देयर इन इंडिया एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा 2011। कितने जिले इसके अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ जिलों की संख्या दी है, आप चुनें और बताएं। इसका डी हो जाएगा 640। यहाँ देखें आप, जनगणना 2011 के हिसाब से लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पे है यूपी में? आजमगढ़ में है, देवरिया में है, जौनपुर में है, या इसमें से कोई नहीं? तो 139 का राइट आंसर इसमें से हो जाएगा आपका सी वाला। जौनपुर में सबसे ज़्यादा है 1024, यानी 1000 जो पुरुष हैं उन पे आपकी 1024 महिलाएं। बाकी आजमगढ़ दूसरे स्थान पे है, देवरिया तीसरे स्थान पे। इसके बाद 140 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द डिस्ट्रिक्ट विद द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द सेंसस 2011। मतलब यहाँ पे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला आपको चुनना है। तो ये हमीरपुर है, चित्रकूट है, सोनभद्र है, या इसमें से कोई नहीं? सही जवाब इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो फिर है कौन? देखिए, जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे पहले नंबर पे है ललितपुर, मतलब न्यूनतम के मामले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है ललितपुर में। उसके बाद सोनभद्र आता है, फिर आपका हमीरपुर आता है, फिर महोबा, फिर चित्रकूट। इसके बाद 141 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, इसकी लोकेशन कौन से प्रदेश में है आपको बताना है। देखिए और बताइए। तो इसका डी वाला हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। बाकी छत्तीसगढ़, असम और आंध्र इसमें होने वाला है नहीं। ठीक है, तो हम डी को चुन लेते हैं। अब यहाँ पे मिनरल डाटा के हिसाब से आपको बताना है कि भारत में टिन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र, इसमें से होगा कौन सा? 142। और 142 जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है ये सबसे बड़ा टिन उत्पादक राज्य है। 143, यहाँ देखें आप, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन में दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कितने टन गन्ने का उत्पादन किया गया है। गन्ना जो है वो कैश क्रॉप है, कॉमर्शियल क्रॉप के तौर पे भी इसको उगाया जाता है। तो इसमें बताएं कितना उत्पादन हुआ है। ये 2021-22 का आंकड़ा है। 143 को आप देख रहे हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा आपका ए वाला, 414। ठीक है, 414.04 मिलियन टन, ये रिकॉर्ड अग्रिम अनुमान जो है इसको दर्ज किया गया है। तो इसमें से हमने ए को चुना है। प्रश्न संख्या 144, अनाईमुडी ये सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ की सबसे ऊंची है बताइए। तो 144 करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है ना, तो इसमें से ए वाले विकल्प को हमने चुन लिया। 145 की बात करते हैं। भारतीय मानक मध्याह्न रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र, इसमें से कौन सा होगा? सही जवाब इसका इसमें से ए वाला हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। यहाँ से होकर मानक मध्याह्न रेखा नहीं गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र। मानक मध्याह्न रेखा यानी देशांतर रेखाओं में से एक। ठीक है, तो खड़ी होगी। अगर ये ऐसे क्षैतिज होती तो निश्चित तौर पे बंगाल इसके बीच में आता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसमें से हम पश्चिम बंगाल को वैसे भी बाहर कर सकते हैं। यशवंत सागर झील ये जो है ये कौन से राज्य की है, जो कि हाल फिलहाल में रामसर में शामिल हुई? तो ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और 146 जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश की है। यशवंत सागर जो है ये मध्य प्रदेश की है, और 13 अगस्त 2022 को इसको ऐड किया गया था। प्रश्न संख्या 147 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि चयनित फाइल, अब ये कंप्यूटर वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत पूछा जाएगा, इसको भी देख लीजिएगा। तो किसी सेलेक्टेड फाइल का नाम बदलने के लिए कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी फंक्शन कुंजी जो है उसको आप प्रयोग करेंगे। आप उसका नाम बदलना चाहते हैं। तो 147 जो है इसका करेक्ट आंसर F2 हो जाएगा। ठीक है, F2 का आप प्रयोग करते हैं तो आप उस फाइल का नाम बदल सकते हैं, मतलब उसे रीनेम कर सकते हैं। 148 की बात करते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें से कौन सा होगा? और 148 जो है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग जो है ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में होता था। प्रश्न संख्या 149 को देखते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस इसमें से कौन सी नहीं है? मैग्नेटिक टेप दिया है, मदरबोर्ड दिया है, रैम दिया है और रोम दिया है।
तो 149 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। मैग्नेटिक टेप जो है ये प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं है, बाकी जितने हैं वो प्रोसेसिंग में काम आते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक टेप का काम क्या होता है, ये स्टोरेज के तौर पे काम आता है। फ्लैश मेमोरी हो गया या फिर मैग्नेटिक डिस्क हो गई या टेप हो गया, ये सब स्टोरेज डिवाइस के तौर पे काम आते हैं। बाकी प्रोसेसिंग डिवाइस में आपका मदरबोर्ड, रैम, रोम, प्रोसेसर, ये सब आता है। इसके बाद 150 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसमें URL का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो ये यूनिकोड रिसोर्स लोकेटर है या यहाँ अनआइडेंटिफाइड रिसोर्स लोकेटर है या यूनिक रिसोर्स लोकेटर है या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, इसमें से कौन सा होगा? URL, और URL का जो पूरा नाम है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, और इसीलिए हम ए वाले विकल्प को चुनते हैं जो कि इसमें सही उत्तर है। और यहाँ पर ये मॉक समाप्त होता है। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।